Hi, so we are reading this class 12th macroeconomics book. First chapter में हमने पढ़ा introduction about this macroeconomics. Then we read about national income accounting. National income accounting, GDP, GVA, nominal and real GDP. Then money and banking. Functions क्या होते हैं मनी के, बार्टर सिस्टम को कैसे इसने रिप्लेस किया, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट चैप्टर नंबर 4 था, कंजम्पशन, मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, determination of income in two sector model and this equilibrium in the short run and multiplier mechanism. अब ये जो चैप्टर है दिस इज चैप्टर नंबर 5. यहाँ हम बात करेंगे गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी. गवर्नमेंट बजट जैसे हमारा इंडिविजुअल बजट होता है, कुछ आमदनी हुई कुछ खर्चा हुआ, ऐसे ही अगर गवर्नमेंट लेवल पे हम बात करें तो गवर्नमेंट की भी कुछ आमदनी होती है और कुछ एक्सपेंडिचर्स होते हैं. दिस इज गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी पे इसका कैसे इम्पैक्ट आता है. जैसे गवर्नमेंट बजटिंग कई बार सरप्लस होता है, डेफिसिट होता है, डेफिसिट को फाइनेंस करना पड़ता है, बोरो होता है, प्रिंट नोट्स भी हो सकते हैं. कोविड-19 के बैकड्रॉप में ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो टॉपिक्स हैं, दे आर रियली इंपॉर्टेंट. ऑब्जेक्टिव्स, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसीट्स, एक्सपेंडिचर, बैलेंस्ड सरप्लस एंड डेफिसिट और मेजर्स क्या हैं गवर्नमेंट डेफिसिट के. सो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम क्विकली इस वीडियो में पढ़ेंगे. गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी. सी, वी इंट्रोड्यूस द गवर्नमेंट इन चैप्टर 1 एज डिनोटिंग द स्टेट. मतलब गवर्नमेंट का मतलब स्टेट होता है. वी स्टेटेड दैट अपार्ट फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर देयर इज द गवर्नमेंट विच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. इकोनॉमी में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी और सोशलिस्ट इकोनॉमी थी. जो मिक्स्ड टाइप ऑफ इकोनॉमी होती है उसमें गवर्नमेंट भी एक्टिव होती है मार्केट में और दिस प्राइवेट सेक्टर भी. सो गवर्नमेंट भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. एन इकोनॉमी इन विच देयर इज बोथ द प्राइवेट सेक्टर एंड द गवर्नमेंट, इसको बोला जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी. सो मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर भी होगा और गवर्नमेंट भी होगी. देयर आर मैनी वेज इन विच द गवर्नमेंट इन्फ्लुएंसेस इकोनॉमिक लाइफ. अब बिकॉज गवर्नमेंट इज देयर, सो गवर्नमेंट इकोनॉमिक्स भी देखती है और साथ ही साथ वेलफेयर भी करती है और गवर्नमेंट की पॉलिसीज बहुत हद तक डिटरमाइन करती है दिस मार्केट को, इकोनॉमिक्स को. इन दिस चैप्टर वी विल लिमिट अवरसेल्व्स टू द फंक्शंस विच आर कैरिड ऑन थ्रू द गवर्नमेंट बजट. दिस चैप्टर प्रोसीड एज फॉलोज. सेक्शन 5.1 में वी प्रेजेंट द कंपोनेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट. गवर्नमेंट बजट के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे रिसीट्स हुई, रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स. अब इसके भी डिफरेंट हेड्स कौन से हो सकते हैं, ये सब चीज़ें हम अभी आगे देखेंगे. और एवेन्यूज ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जैसे कोविड-19 आया, गवर्नमेंट का रेवेन्यू डिप हुआ, तो गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है कि एक्सपेंसेस भी जो हैं अननेसेसरी एक्सपेंसेस है उसको कट करो. सेक्शन 5.2 वी डिस्कस द टॉपिक ऑफ बैलेंस्ड सरप्लस और डेफिसिट बजट. अकाउंट फॉर द डिफरेंस, ये क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू कलेक्शन. एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू कलेक्शन का डिफरेंस, दिस डेफिसिट हो सकता है, सरप्लस हो सकता है या फिर बैलेंस भी हो सकता है. ये स्पेसिफिकली डील करता है विद द मीनिंग ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ बजट डेफिसिट्स, देयर इम्प्लीकेशंस एंड द मेजर्स टू कंटेन देम. फिगर देन बॉक्स 5.1 होगा, ये डील करेगा फिस्कल पॉलिसी से और एक सिंपल डिस्क्रिप्शन हम पढ़ेंगे मल्टीप्लायर का. The role of the government plays has implication for its deficits, which further affect its debt what the government owes. This deficit, जैसे अभी डेफिसिट हो रहा है तो आरबीआई, इकोनॉमिस्ट, ये लोग सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि इस डेफिसिट को हम कैसे फुलफिल करें, क्या डेफिसिट फाइनेंस करें. द चैप्टर कॉन्क्लूड्स विद एन एनालिसिस ऑफ द डेट इशू. डेट बी साइलेंट होता है, डेट इशू मतलब दिस उधार. सो ये पूरा ब्रॉड लाइन है जो आगे हम अभी इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. गवर्नमेंट का बजट मीनिंग एंड कंपोनेंट क्या है. सी, देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट इन इंडिया, आर्टिकल 112 में, टू प्रेजेंट बिफोर द पार्लियामेंट अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर विच रन्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च. आर्टिकल 112 क्या बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन में कि पूरे साल भर का
जो भी रिसीट हुआ, खर्चे हुए, उसका पूरा एक लेखा जोखा सरकार को पार्लियामेंट में पेश करना पड़ेगा. So this annual financial statement consists the main budget document of the government. Annual financial statement constitute करता है main budget document of the government. Now, although the budget document relates to the receipt and expenditure of the government for a particular financial year, the impact of it will be there in subsequent year. तो बजट जैसे आता है, कई बार हम बोलते हैं ये पॉपुलिस्ट बजट है, या फिर कई बार बोलते हैं ये इलेक्शन ईयर वाला बजट है. इसका बजट के जो भी डिसीजंस होते हैं वो आने वाले सालों में नजर आते हैं. देयर इज अ नीड देयरफॉर टू हैव टू अकाउंट्स, दोज दैट रिलेट टू द करंट फाइनेंशियल ईयर only are included in the revenue account. So यहाँ पे दो अकाउंट्स हैं. those, पहला those that relate to the current financial year, अभी के जो फाइनेंशियल ईयर ओनली में है वो इंक्लूड होगा रेवेन्यू अकाउंट में, और वो होगा रेवेन्यू बजट. एंड दोज दैट कंसर्न द एसेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इनटू द कैपिटल अकाउंट. तो एक रेवेन्यू बजट हुआ, एक कैपिटल बजट हुआ. रेवेन्यू बजट मतलब दिस रेकरिंग इन नेचर के जो एक्सपेंसेस एंड ऑल हुए हैं वो रेवेन्यू में आएंगे. कैपिटल बजट में आएगा दिस लाइबिलिटीज, एसेट्स जो गवर्नमेंट के आएंगे वो कैपिटल अकाउंट में आएंगे. सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द अकाउंट्स इट इज इंपॉर्टेंट टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट. तो रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट, अभी इसको आगे और डिटेल में देखते हैं. नाउ ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं गवर्नमेंट बजट के? The government plays a very important role in increasing the welfare of the people. In order to do so, government intervene करती है इकोनॉमी में in the following ways. Because government का एक बहुत बड़ा mandate होता है, वो होता है welfare. तो welfare के लिए government intervene करेगी इकोनॉमी में in the following way. पहला, allocation function होगा government budget का. सी allocation होता है, जैसे हम देखते हैं ना, इस स्कीम में इतने पैसे allocate हुए, आपके पास 100 रुपए है, इसको आप अलग अलग हेड में कैसे अलोकेट कर रहे हो, दैट इज अलोकेशन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट बजट. गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज विच कैन नॉट बी प्रोवाइडेड बाय द मार्केट मैकेनिज्म. गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज भी देती है समटाइम्स, अगर उसे वेलफेयर भी करना है तो, विच कैन नॉट बी प्रोवाइडेड बाय द मार्केट मैकेनिज्म, दैट इज बाय एक्सचेंज बिटवीन इंडिविजुअल कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स. फॉर एग्जाम्पल, सच गुड्स आर नेशनल डिफेंस के लिए काम करना है, रोड्स बनानी है, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन करना है. तो ये चीज़ें एक्चुअल में मार्केट इकोनॉमिक्स से डिटरमाइन नहीं होती, बिकॉज ये एक वेलफेयर नेचर है इनमें, जो इनका अंडरटोन है वो वेलफेयर है. सो दीज आर रेफर टू एज पब्लिक गुड्स. तो नेशनल डिफेंस, रोड, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब क्या कहलाएंगे? पब्लिक गुड्स. टू अंडरस्टैंड वाई पब्लिक गुड्स नीड टू बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, we must understand the difference between private goods. प्राइवेट गुड्स क्या होते हैं? जिसका पोजेशन से प्राइवेट इंडिविजुअल कैपेसिटी में है. फॉर एग्जांपल, कपड़े हुए, कार हुई, फूड आइटम हुआ, ये प्राइवेट गुड्स हुए. और पब्लिक गुड्स कैसे हुए? जो पब्लिक के पोजेशन में है, जैसे डिफेंस सबके लिए है, रोड सबके लिए है, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन सबके लिए है. सो देर आर टू मेजर डिफरेंसेस. वन, द बेनिफिट ऑफ पब्लिक गुड आर अवेलेबल टू ऑल एंड आर नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू वन पर्टिकुलर कंज्यूमर. तो पब्लिक गुड मतलब सबके लिए, रोड है, इसका सभी यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन ईट्स अ चॉकलेट और वियर्स अ शर्ट, दीज विल नॉट बी अवेलेबल टू अदर्स बिकॉज ये प्राइवेट है. इट इज सेड दैट दिस पर्सन कंजम्पशन स्टैंड्स इन राइवल रिलेशनशिप टू द कंजम्पशन ऑफ अदर. प्रोडक्ट में दो अलग अलग लोगों का इंडिविजुअल है ये. दिस, सपोज दिस चॉकलेट बिलोंग्स टू दिस पर्सन ए, दिस इज पर्सन बीज चॉकलेट. ये इंडिविजुअल पोजीशन है और इनमें कंपटीशन भी हो सकता है. बट रोड्स हैं, इसमें इंडिविजुअल का कंपटीशन नहीं होगा, बिकॉज ये जो रोड है ये सारे इंडिविजुअल ओन करते हैं इसे. हाउएवर, इफ वी कंसिडर अ पब्लिक पार्क और मेजर टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, जैसे दिल्ली में हो रहा है, द बेनिफिट विल बी अवेलेबल टू ऑल. वन पर्सन्स कंजम्पशन ऑफ अ गुड डज नॉट रिड्यूस द अमाउंट available for consumption for others. So several people can enjoy the benefit. That is, the consumption of many people is not rivalrous. यहाँ rivalry नहीं हो रही है, यहाँ पे सारे लोग उस consumption को एक साथ use कर सकते हैं, तो rivalry नहीं है. Second, in case of private goods, anyone who does not pay for the goods can be excluded from enjoying its benefit. अगर
कोई प्राइवेट गुड है, अगर कोई उसका पेमेंट नहीं कर पा रहा है, फॉर एग्जांपल एक क्लोथ है, काफ़ी एक्सपेंसिव है, पेमेंट नहीं हो रहा है, तो उसको वो गुड प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे एक्सक्लूजन हो रहा है, एक्सक्लूजन हो रहा है प्राइवेट गुड में। If you do not buy a ticket, you will not be allowed to watch a movie at a local cinema hall. Private good. However, अगर public goods है, there is no feasible way of excluding anyone from enjoying the benefit of the goods. पार्क हुआ, रोड्स हुआ, इधर कुछ एक्सक्लूजन नहीं है, दे आर अवेलेबल टू एवरीबडी। दैट इज वाई पब्लिक गुड्स आर नॉन एक्सक्लूडेबल। यहाँ एक्सक्लूजन नहीं होता है, यहाँ पब्लिक गुड्स में राइवलरी नहीं होती है। Even if some people, some users do not pay, it is difficult and sometimes impossible to collect fee for the public good. These non-paying users are known as free riders. तो रोड्स में तो कई बार टोल टैक्स लग भी जाता है, बट नॉर्मली अगर देखें तो some people even pay income tax, lot many people don't even pay income tax. तो फिर भी वो यूटिलाइज करेंगे पब्लिक गुड्स का प्रॉपरली, तो वो फ्री राइडर्स बन गए। Consumers will not voluntarily pay for what they can get for free and for which there is no exclusive title to the property being enjoyed. So sometimes there would be free riders. Consumers will not voluntarily pay for what they can get for free. अगर free में मिल रहा है तो you will not pay and for which there is no exclusive title to the property being enjoyed. So जो link है between producer and consumer which occur through the payment process ये broken हो गई and the government must step in to provide for such goods. तो government का जो काम है वो public goods भी provide कराना है। There is however a difference between public provision and public production. इन दोनों में difference होता है। Public provision क्या है और public production क्या है। Public provision का मतलब है that they are financed through the budget and can be used without any direct payment. Public provision की चीज़ है वो। तो ये बजट से इसको हमने खर्चा करके ये प्रोविजन प्रोवाइड किया और इसका कोई डायरेक्ट पेमेंट नहीं है। पब्लिक गुड्स में बी प्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट और द प्राइवेट सेक्टर। व्हेन गुड्स आर प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली बाय द गवर्नमेंट इट इज कॉल्ड पब्लिक प्रोडक्शन। तो बहुत सारे जो चीज़ होती है वो पब्लिक गुड्स की है, इसका प्रोडक्शन हो सकता है प्राइवेट सेक्टर ने भी किया हो, जैसे पार्क्स में बेंचेस लगी हैं एंड ऑल, प्राइवेट सेक्टर ने बनाया है उन बेंचेस को। पब्लिक प्रोडक्शन। When goods are produced directly by the government, it is called public production. Public production और public provision वो होता है जिस चीज़ को फाइनेंस जो हुआ है वो हुआ है बजट में और कैन बी यूज्ड विदाउट एनी डायरेक्ट पेमेंट। ओके, तो पब्लिक का प्रोविजन मतलब फाइनेंस्ड थ्रू द बजट है और बिना किसी पेमेंट के उसको यूज किया जा सकता है, फाइनेंस्ड बाय बजट। प्रोडक्शन, पब्लिक गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर होता है और जो प्रोडक्शन दिस पब्लिक का दिस गवर्नमेंट ने किया है दैट इज दिस पब्लिक प्रोडक्शन। नाउ जो एग्जांपल हमने देखा जैसे पार्क्स में भी होता है, पार्क्स में भी जैसे कुछ सामान होता है, अब सरकार सारा सामान तो प्रोक्योर करती नहीं है, खुद प्रोडक्शन करती नहीं है, तो मैनी ए टाइम्स वो प्रोक्योरमेंट भी करती है दिस प्राइवेट सेक्टर से। रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट बजट, तो पहला तो था अलोकेशन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट बजट। बजट लाने का मतलब ये है कि अलग अलग हेड्स में आप पैसा अलोकेट करोगे, H1, H2, H3 ऐसे अलग अलग हेड्स में। नाउ दिस इज रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट बजट। रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, पैसा जो होता है आर्टिकल 39B(c) उसको इक्वालिटी लानी चाहिए, इक्विटी आनी चाहिए। रीडिस्ट्रीब्यूशन बांटो, और आर्टिकल 39C मतलब कॉन्सेंट्रेट नहीं होने दो। From chapter 2 we know that the total national income of the country goes to either the private sector जैसे कि फर्म्स हैं, हाउसहोल्ड्स हैं, प्राइवेट इनकम है, या फिर गवर्नमेंट हो सकता है जिसको पब्लिक इनकम बोला जाता सकता है। आउट ऑफ द प्राइवेट इनकम व्हाट फाइनली रीचेस द हाउसहोल्ड इज नोन एज पर्सनल इनकम। वो अमाउंट जो वो स्पेंड कर सकते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में टैक्सेशन, सब्सिडी, ये मतलब जो फाइनली आपके पास पैसा बचा है खर्च करने के लिए, दैट इज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। द गवर्नमेंट सेक्टर अफेक्ट्स द पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम ऑफ हाउस होल्ड्स बाय मेकिंग ट्रांसफर्स और कलेक्टिंग टैक्स। जैसे अभी MG नरेगा जैसे वेजेस देते हैं, या कई बार हम जैसे यूनिवर्सल दिस बेसिक इनकम की बात करते हैं, तो सरकार क्या होती है, पैसे ट्रांसफर करती है लोगों के खातों में, अकाउंट्स में। सरकार कई बार लोग जो पैसे कमाते हैं उस पर टैक्स कलेक्ट कर लेती है, तो मेकिंग ट्रांसफर एंड कलेक्टिंग टैक्सेस। तो इससे क्या हो रहा है, इधर का पैसा इधर, इधर से इधर, ऐसे क्या रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इनकम का। इट इज थ्रू दिस दैट द गवर्नमेंट कैन चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम
and bring about a distribution that is considered fair by society and that is the redistribution function. तो जैसे जो गरीब हैं उनको पैसे प्रोवाइड किए जाएंगे, जो रिच हैं जो कमा रहे हैं उनसे टैक्स कलेक्ट किया जाएगा, तो ये हुआ रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. दिस इज रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट बजट. अब एक और फंक्शन होता है स्टेबलाइजेशन लाना. स्टेबलाइजेशन लाना फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट बजट है. सी, द गवर्नमेंट में नीड टू करेक्ट फ्लक्चुएशन इन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. जो इनकम है वो स्टेडी तो होती नहीं है. गवर्नमेंट एम्प्लॉय का ऑल दो फिर भी एक फिक्स्ड इनकम है, बट प्राइवेट में ऐसे वेरी होता है. एम्प्लॉयमेंट है वो भी एम्प्लॉयमेंट पीक आता है, कभी लो भी आता है, साइकिल की तरह चलता है ये. The overall level of employment and prices in the economy depends upon the level of aggregate demand. Last class में पढ़ा था aggregate demand, which depends on spending decision of millions of private economic agents apart from the government. अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है इकोनॉमी में कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तो हो रहा है बट प्राइवेट एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है, बिकॉज प्राइवेट एक्सपेंडिचर रिस्क लेना नहीं चाहते हैं वो. तो इससे क्या हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर दिस एक्सपेंडिचर कम हो रहा है. एग्रीगेट डिमांड डिपेंड करेगी स्पेंडिंग डिसीजन मिलियंस ऑफ प्राइवेट इकोनॉमिक एजेंट्स भी अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट. दिस प्राइवेट एंड गवर्नमेंट बोथ. दीज डिसीजंस इन टर्न डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर, जैसे कि इनकम या फिर क्रेडिट अवेलेबिलिटी. लोगों की तनख्वाह बढ़ेगी तो ज़्यादा खर्चा करेंगे. बैंक इजीली लोन क्रेडिट प्रोवाइड करेगा फर्म्स को तो वो उसको खर्चा करेगी. इनकम एंड क्रेडिट अवेलेबिलिटी. In any period, the level of demand may not be sufficient for full utilization of labor and other resources of the economy. तो ऐसा भी होता है, जो डिमांड है, लेवल ऑफ डिमांड है वो सफिशिएंट नहीं है फुल यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर एंड रिसोर्सेज ऑफ द इकोनॉमी. जैसे ऑटोमोबाइल में हो रहा है, प्रोडक्शन वो कर सकते हैं बट वेयर इज द डिमांड, वो बिक नहीं रही है गाड़ियाँ. सो सिंस वेजेस एंड प्राइसेस डू नॉट फॉल बिलो अ लेवल, एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट बी ब्रॉट बैक टू द अर्लियर लेवल ऑटोमेटिकली. सो दैट इज वाई the government needs to intervene to raise the aggregate demand. तभी गवर्नमेंट फिर क्या लाती है, दिस पैकेजेस लाती है, फिजिकल पैकेजेस टाइप, या फिर दिस जैसे अभी सेल्फ रिलायंट इंडिया मूवमेंट में पैकेजेस आए हैं. तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, खर्चे बढ़ा रही है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ा रही है. एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो इकोनॉमी को क्या मिलेगा, बूस्ट मिलेगा और दिस किक स्टार्ट होगी. On the other hand, there may be times when demand exceeds available output under condition of high employment and thus may give rise to inflation. Inflation क्या होता है, जैसे अभी फूड में देखा, पोटैटो अनियन में डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है बट उसकी सप्लाई नहीं आ रही तो प्राइस बढ़ गई, इन्फ्लेशन हो गया. इन सच सिचुएशन रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस में बी नीडेड टू रिड्यूस डिमांड. तो उसके लिए सरकार क्या लाती है, जैसे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लगाया उसने, या फिर बफरिंग जो स्टॉक है उस पर गवर्नमेंट क्रैक डाउन करेगी, डिमांड और रिड्यूस करने की भी कोशिश करेगी. रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस में बी नीडेड टू रिड्यूस डिमांड. The intervention of the government whether to expand demand or reduce is constitutes stabilization function. तो ये तीसरा फंक्शन आया जो है स्टेबलाइज करना डिमांड को और दिस सप्लाई को भी, एक्सपैंड डिमांड को या रिड्यूस को. तो तीन फंक्शंस कौन से हुए बजट के. ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट क्या हुआ, पहला हुआ अलोकेशन, अलग अलग हेड में पैसे अलोकेट करना. सेकेंड जो हुआ वो हुआ स्टेबलाइजेशन, स्टेबलाइजेशन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट बजट. स्टेबलाइजेशन मतलब दिस डिमांड और इसमें कभी मिसमैच आ रहा है तो उसको स्टेबलाइज करना, ये थर्ड था. सेकंड हुआ रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जिसमें टैक्सेस और दिस पैसे सप्लाई करना. तो इस तरीके से ये होते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट. अब हम बात करते हैं रिसीट्स का. रिसीट में पी साइलेंट होता है, रिसीट्स. रिसीट्स मतलब आपने क्या रिसीव किया, गवर्नमेंट ने क्या इनकम कमाया, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसीट्स. रेवेन्यू रिसीट, रिसीट मतलब रेवेन्यू रिसीट्स आर दोज रिसीट्स दैट डू नॉट लीड टू अ क्लेम ऑन द गवर्नमेंट. ये यूजुअली रेकरिंग होता है. रिसीट मतलब दिस ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसीट्स है ये. और इसमें ट्रांजैक्शंस में एक कैटेगरी है दिस रेवेन्यू रिसीट की. तो ये वो रिसीट्स होते हैं दैट डू नॉट लीड टू अ क्लेम ऑन द गवर्नमेंट. दे आर देयरफॉर टर्म्ड नॉन रिडीमेबल. इनको रिडीम नहीं कर सकते, ये बस एक वन टाइम टाइप ऑफ चीज़ें होती है, रेकरिंग इन नेचर होती है, नॉन रिडीमेबल होती है. दे आर डिवाइडेड इनटू टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू. रेवेन्यू है बट वो टैक्स रेवेन्यू भी हो सकता है और नॉन टैक्स रेवेन्यू भी हो सकता है. टैक्स रेवेन्यू एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है रेवेन्यू रिसीट का.
हैव फॉर लॉन्ग बीन डिवाइडेड इनटू डायरेक्ट टैक्स एंड फर्म्स में, और एक इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है। तो रेवेन्यू आया, रेवेन्यू रिसीट में हमारा एक जो था दैट इज दिस टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू, और दूसरा होगा नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू में भी इसका आगे चार्ट भी बना है। टैक्स रेवेन्यू में अब एक होगा दिस डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है कि जिस पे टैक्स लगाया और जिसने टैक्स दिया दोनों इंस्टेंसेस सेम है। जैसे पर्सनल इनकम, पर्सनल इनकम आप पे लगा और आप ही ने वो पैसा दिया, पर्सनल इनकम। फर्म एक कंपनी है, कॉरपोरेशन है, उस पर टैक्स लगा और वही कंपनी उस इंडिविजुअली उस टैक्स को पे करेगी, तो वो हो गया डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे जैसे एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज टैक्सेस मतलब प्रोडक्शन में टैक्स लगाता है। ड्यूटीज लेविड ऑन गुड्स प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री, एक्साइज। कस्टम्स ड्यूटी, कस्टम्स ड्यूटी मतलब इंडिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे टैक्सेस लगाते थे। और फिर एक सर्विस टैक्स भी लगता था। अदर डायरेक्ट टैक्सेस लाइक वेल्थ टैक्स होता है, जैसे जमीन खरीदी उसकी कीमत बढ़ गई तो वो वेल्थ टैक्स हुआ। गिफ्ट टैक्स हुआ, आपने किसी को कुछ गिफ्ट दिया। या फिर एस्टेट ड्यूटी हुआ जो अबॉलिश हो गया है अभी। हैव नेवर ब्रॉट इन लार्ज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एंड दस हैव बीन रेफर्ड टू एज पेपर टैक्सेस। तो भी एक नया टर्म आया, पेपर टैक्सेस। पेपर टैक्सेस क्या होंगे? पेपर टैक्सेस वो टैक्स होंगे जो नाम मात्र के हैं, जैसे कागज के शेयर हैं, एक्चुअल में कुछ काम नहीं होता है, ऐसे ही पेपर टैक्सेस हैं ये। जैसे वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, एस्टेट ड्यूटी जो अबॉलिश हो गया है, ये जो टैक्सेस हैं ये कहने भर के हैं, इनसे कुछ ज़्यादा रेवेन्यू आता नहीं है। तो दीज आर पेपर टैक्सेस। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑब्जेक्टिव जो है वो सॉट टू बी अचीव्ड है थ्रू प्रोग्रेसिव इनकम टैक्सेशन। प्रोग्रेसिव मतलब जैसे कम पैसे कमाते हैं तो 10%, ज़्यादा पैसे कमाते हैं तो 20, फिर और ज़्यादा तो 30। तो ये प्रोग्रेसिव हुआ, प्रोग्रेसिव इनकम टैक्सेशन। हायर द इनकम हायर द टैक्स रेट। सी, ज्यादा पैसे कमाते हैं ज्यादा टैक्स रेट लगेगा। फर्म्स आर टैक्स्ड ऑन अ प्रोपोर्शनल बेसिस वेयर द टैक्स रेट इज अ पर्टिकुलर प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट। कॉर्पोरेट में जैसे एक फिक्स कर दिया है कि इतना परसेंट आपको टैक्स देना है जितना भी आपका प्रॉफिट हुआ। विद रेस्पेक्ट टू एक्साइज, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ आर एग्जेम्प्टेड। अब टैक्सेशन में भी जो बहुत एसेंशियल चीज़ें हैं जैसे फूड हुआ या फिर मिल्क आइटम्स हुए, एसेंशियल है, नेसेसरी चीज़ें, कई बार मेडिसिन को एग्जेम्पशन मिलता है तो उनको छूट देते हैं, एग्जेम्प्ट है टैक्स से, ताकि उनकी कीमत कम रहे। लो रेट होता है उसमें। कंफर्ट और सेमी लग्जरीज ये वाली चीज़ें होती है, इनमें टैक्स ज़्यादा होता है। और जैसे कुछ होते हैं सिन गुड्स, जैसे टोबैको हुआ, लिकर हुआ, यहाँ पे टैक्स और ज़्यादा लगेगा। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे भी बहुत ज़्यादा टैक्स लगता है, पेट्रोलियम तो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है टैक्सेशन के बाद। तो जो टैक्सेशन है वो प्रोग्रेसिव हुआ, डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट, डिपेंडिंग अपॉन दिस प्रोडक्ट, अलग लेवल ऑफ टैक्सेशन वहां पे लगेगा। दिस इज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, ओके। और ये क्या था? पेपर टैक्सेस। जैसे आगे हम जीएसटी भी देखेंगे, जीएसटी में स्लैब्स बना रखी है, कुछ चीज़ें कंप्लीटली एग्जेम्प्टेड है, कुछ अलग अलग स्लैब्स में दिया हुआ है। तो ये क्यों दिया है? दिस डिपेंडिंग अपॉन दिस केस बाय केस बेसिस कि वो प्रोडक्ट का क्या रिक्वायरमेंट है, वो प्रोडक्ट किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। नाउ टैक्स रेवेन्यू ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट मेनली कंसिस्ट ऑफ इंटरेस्ट रिसीट्स ऑन अकाउंट ऑफ लोन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इंटरेस्ट क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसने किसी को 100 रुपये उधार दिए, लोन दिया, 100 रुपये पे 10% हर महीने हर साल उसको मिल जाता है, इनकम हो जाता है। तो ये क्या हुई? इंटरेस्ट रिसीट हुआ ऑन अकाउंट ऑफ लोन सेंट्रल गवर्नमेंट। डिविडेंड्स होते हैं, ये शेयर्स होते हैं इनके, बॉन्ड्स इशू करती है, डिविडेंड्स। एंड प्रॉफिट्स ऑन इन्वेस्टमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, गवर्नमेंट के कुछ फर्म्स भी हैं, वो प्रॉफिट अर्न करते हैं, जैसे भेल ने अर्न किया या समथिंग लाइक दैट। तो प्रॉफिट्स भी होते हैं इसमें। और सरकार ने जिससे कहीं पे कुछ इन्वेस्टमेंट किया है तो वो भी आ जाएगा, मतलब पैसे आ रहे हैं यहाँ पे। ये नॉन टैक्स रेवेन्यू है। और पहले क्या था? ये टैक्स रेवेन्यू था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये नॉन टैक्स है, टैक्स नहीं लग रहा है, एक फिक्स्ड ऐसे यहाँ पे आ रहा है। फी चार्ज करती है गवर्नमेंट, जैसे यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं तो 100 रुपी फी लगती है। अदर रिसीट्स ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड बाय द गवर्नमेंट। फिर कैश ग्रांट इन एड आता है फॉरेन कंट्रीज से, जैसे कोविड हुआ तो कई बार बाहर के लोगों ने हमें पैसे ग्रांट इन एड दिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी दिया। तो ये जो रेवेन्यू आया, इनकम आया, दैट इज दिस नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये पूरी कैटेगरी है नॉन टैक्स रेवेन्यू की। और ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट थे रेवेन्यू, टैक्स्ड रेवेन्यू था, ये टैक्स था, ये नॉन टैक्स था। टैक्स में भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट हुआ, प्रोग्रेसिव हुआ, कुछ पेपर टैक्सेस हुए, और ये हुआ नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो ये रिसीट्स है, रिसीट्स हो रही है, रेवेन्यू रिसीट।
अब ये तो रिसीट थे, रेवेन्यू के थे। एस्टिमेट्स ऑफ रेवेन्यू रिसीट टेक इनटू अकाउंट ऑफ इफेक्ट ऑफ टैक्स प्रपोजल भी जो होता है फाइनेंस बिल में, जैसे इस बार टैक्स स्लैब में कुछ चेंजेस किए, ऑल्टरेशन किए, तो वो सब रिफ्लेक्ट होगा दिस रेवेन्यू रिसीट में। अब हम पढ़ते हैं कैपिटल रिसीट। ये रेवेन्यू नहीं है, ये दिस कैपिटल रिसीट है। गवर्नमेंट ऑल्सो रिसीव मनी बाय वे ऑफ लोन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी ने लोन दिया, रिसीव्स वे ऑफ लोन, मनी रिसीव किया, और फ्रॉम द सेल ऑफ इट्स एसेट्स भी, कुछ एसेट्स गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट किया। लोन्स विल हैव टू बी रिटर्न टू द एजेंसीज फ्रॉम विच दे हैव बीन बोरो। तो किसी से पैसा लेते हैं उसको वापस भी करना पड़ता है, तो यहाँ पे एक अकाउंटेबिलिटी भी सेट हुआ। और शुरू में ही हमने ये कौन सा वर्ड देखा था, नॉन रिडीमेबल थे रेवेन्यू, यहाँ रिडीम करने का एक ऑप्शन आ रहा है। तो ये है कैपिटल रिसीट। लोन्स जो हैं उनको रिटर्न करना पड़ेगा एजेंसीज को फ्रॉम विच दे हैव बीन बोरो। सो ये क्या हुए, एक लाइबिलिटी हुए। सेल ऑफ गवर्नमेंट एसेट्स हुआ, जैसे सरकार ने शेयर्स बेचे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के, विच इज से रेफर टू एज पीएसयू, डिसइन्वेस्टमेंट किया, तो रिड्यूस हो गया टोटल अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब ये जितनी भी रिसीट्स मिली सरकार को ये सब काम करने से, सेल करने से या लोन लेने से, ये क्रिएट करती है लाइबिलिटी, और रिड्यूस फाइनेंशियल एसेट्स आर टर्म्ड एज कैपिटल रिसीट। तो अगेन डेफिनेशन क्या है, all those receipts of the government which create liability or reduce financial assets are termed as capital receipts. Liability create हुई लोन लेने से, reduce हुआ financial assets से disinvestment करने से, तो ये सब होता है this capital receipt में जाएगा। When government takes fresh loan, it will mean that in future these loans will have to be returned and interest के साथ return करना पड़ेगा, will have to be paid on these loans. Similarly, when government sells an asset, then it means in future it is earning from that asset will disappear. अब सरकार ने भेल में डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, से पीएसयू में, एनी पीएसयू में डिसइन्वेस्टमेंट किया, तो उतना जो प्रॉफिट होता उस सरकार का शेयर लगे रहने से वो अब मिलेगा नहीं, वो डिसअपियर हो गया। Thus these receipts can be debt creating और नॉन डेट क्रिएटिंग। अब ये जो रिसीट्स मिलेगी सरकार को, ये डेट क्रिएटिंग भी हो सकती है और नॉन डेट क्रिएटिंग, उधार नहीं आएगा, लोन लिया है, डेट क्रिएटिंग है, डेट क्रिएटिंग और नॉन डेट क्रिएटिंग भी पॉसिबल है। तो ये हुआ अपना दिस कैपिटल रिसीट। तो दो टाइप के रिसीट हुए, एक हुए रेवेन्यू, एक हुआ कैपिटल। रेवेन्यू में से टैक्स, नॉन टैक्स, कैपिटल में से आपने कुछ लोन लिया है या फिर डिसइन्वेस्टमेंट किया है। रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट, ये क्लासिफिकेशन का यहाँ पे चार्ट दिया है। गवर्नमेंट का बजट है, रेवेन्यू बजट है और ये कैपिटल बजट है। रेवेन्यू बजट में रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू का जो बजट है उसमें रिसीट कितना हुआ और खर्चा कितना हुआ। रिसीट जो हुआ उसमें टैक्स वाला क्या था और नॉन टैक्स वाला क्या था। रेवेन्यू में प्लान और नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आगे फिर बात होगा प्लान नॉन प्लान का जो क्लासिफिकेशन है इसको लेट गो। कैपिटल जो बजट है, कैपिटल रिसीट होगा और एक्सपेंडिचर होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी प्लान और नॉन प्लान होता है। यूजुअली पहले ऐसा होता था प्लान वे में कर रहे हैं, कुछ चीज़ें नॉन प्लान, एज द वर्ड टेल्स। ये जितनी भी किताबें हम पढ़ते हैं ना, आफ्टर सम थ्रेशोल्ड यू वुड रियलाइज रीडिंग इज द बेस्ट वे। रीडिंग से क्या होता है, ये बहुत ऑथेंटिक रहता है, इसमें अननेसेसरी डिस्टॉर्शन नहीं है, कहानियां बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा लिखा है वो जो ऑथर ने लिखा है ना, दीज एनसीईआरटीज बहुत टॉप, बहुत सारी वेरी एक्सपीरियंस पीपल हैव रिटन दीज एनसीईआरटीज। इट इज़ गुड कि उन्होंने जैसा लिखा है हम उसको एज इट इज़ अंडरस्टैंड करें। ओके, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर देखते हैं। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ रिसीट, ये रिसीट है, और ये क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर है। सी, अब इसमें भी रेवेन्यू होगा और एक होगा यहाँ पे कैपिटल। बुक में प्लान नॉन प्लान भी लिखा है यहाँ पे, इसको भी हम समझ लेते हैं। सी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है इनकर्ड फॉर पर्पसेस अदर देन द क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल और फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एसेट्स नहीं बन रहे हैं यहाँ पे, ये रेगुलर कुछ सैलरी देना है, इस टाइप का जो नॉर्मल काम है वो रेवेन्यू खर्चे में आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो इनकर हुआ है फॉर पर्पस अदर देन द क्रिएशन ऑफ फिजिकल या फाइनेंशियल एसेट्स। एसेट्स नहीं बन रहे हैं यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के और खर्चा भी हो रहा है, तो वो रेवेन्यू है। इट रिलेट्स टू दोज एक्सपेंसेस जो इनकर्ड हुए हैं फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इन वेरियस सर्विसेज, जैसे कि
इंटरेस्ट पेमेंट, सरकार ने 100 रुपये किसी से लोन लिया था तो उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो इट इज काइंड ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेट इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट, या फिर ये नोटेड डाउन, ग्रांट्स गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट। जो ग्रांट्स गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट, जैसे इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, इनको अगर कोई ग्रांट सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में वो एंट्री होगा। ग्रांट्स गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर पार्टीज, इवन दो सम ऑफ द ग्रांट्स में बी मेंट फॉर क्रिएशन ऑफ एसेट्स। तो स्टेट उसका एसेट बना रहा है, उधर वो कैपिटल हो सकता है, बट सेंटर केस में वो रेवेन्यू है। ग्रांट्स जो है वो रेवेन्यू है, अगर स्टेट गवर्नमेंट को दिया है सेंटर ने तो सेंटर की बुक्स में, तो दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बजट डॉक्यूमेंट क्लासिफाई करता था टोटल एक्सपेंडिचर को प्लान नॉन प्लान में, ये आगे टेबल में भी दिया है। विद इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डिस्टिंक्शन तो होता था प्लान नॉन प्लान में। इसमें प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सेंट्रल प्लान्स के खर्चे आते थे, सेंट्रल असिस्टेंस स्टेट यूनियन टेरिटरी को। नॉन प्लान में आते थे रेवेन्यू के एक्सपेंडिचर कवर, जनरल इकोनॉमिक सोशल सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट में जो खर्चे हुए। द मेन आइटम्स ऑफ नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में आता था इंटरेस्ट पेमेंट, डिफेंस सर्विसेज, सब्सिडीज, सैलरी, पेंशन। तो ये खर्चे हैं, एक्सपेंडिचर है, और ये नॉन प्लान है। नॉन प्लान मतलब जितना आप सैलरी आ रहा है देना ही पड़ेगा, पेंशन जितना आ रहा है उतना देना ही पड़ेगा, सब्सिडी प्लानिंग के साथ ये खर्चा नहीं हो रहा है। और प्लान्ड एक्सपेंडिचर में ये प्लानिंग कमीशन वाला एंगल आता था कि प्लानिंग के साथ वहाँ पे हमने हेड डिसाइड कर रखा है। इंटरेस्ट पेमेंट है मार्केट लोन पे, एक्सटर्नल लोन है फ्रॉम वेरियस रिजर्व्स फंड कॉन्स्टिट्यूट द सिंगल लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हम बहुत ज़्यादा पैसा उधार लेते हैं और वो उधार लेने पे हमें इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है, तो ये एक बहुत बड़ा कंपोनेंट था नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। डिफेंस एक्सपेंडिचर कमिटेड एक्सपेंडिचर इन द सेंस गिवन द नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स देयर एग्जिस्ट लिटिल स्कोप फॉर ड्रास्टिक रिडक्शन। अब जब बात सुरक्षा की आती है तो खर्चा तो करना ही पड़ेगा, इधर ज़्यादा स्कोप नहीं है, हम कॉस्ट कटिंग नहीं कर सकते कि हम इतने बुलेट्स की बजाय 2 बुलेट्स ही चलेंगे। नो, ज़रूरत पड़ी तो 100,000, मतलब ये करना ही पड़ेगा। Subsidies are an important policy instrument which aim at increasing welfare. Apart from providing implicit subsidy through underpricing of public goods and services, जैसे यूरिया की प्राइस कम करके हम बेचते हैं, एजुकेशन में हम कॉस्ट कट हो जाता है, आईआईटीज वगैरह इनमें सरकारी कॉलेज में कितना कम फी रहता है, तो इम्प्लिसिट सब्सिडी है। अंडर प्राइसिंग ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज हैं जैसे एजुकेशन एंड हेल्थ में। गवर्नमेंट ऑल्सो एक्सटेंड सब्सिडी एक्सप्लिसिटली सच एज एक्सपोर्ट में, इंटरेस्ट ऑन लोन पे, फूड पे, फर्टिलाइजर पे। तो सब्सिडी का मतलब क्या होता है, 100 रुपये का सामान सरकार आपको 70 रुपये में दे रही है, बाकी का जो पार्ट है वो सरकार खुद वहन करेगी, दैट इज सब्सिडी। कुछ होता है इम्प्लिसिट सब्सिडी और कुछ होता है एक्सप्लिसिट सब्सिडी। इम्प्लिसिट सब्सिडी है जैसे कि अंडर प्राइसिंग हुआ पब्लिक गुड्स का, या फिर एजुकेशन का, हेल्थ का, या फिर गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया है एक्सप्लिसिटली सब्सिडी को एक्सपोर्ट में, एक्सपोर्ट करोगे तो इतना आपको सब्सिडी मिल जाएगा। लोन में होता है, फूड में, फर्टिलाइजर में भी होता है, तो इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट हो सकता है। द अमाउंट ऑफ सब्सिडी एज पर जीडीपी है 2% है 2014-15 में, 1.7% ऑफ जीडीपी इन दिस बजट एस्टिमेट्स में। ये एस्टिमेट्स हैं, फिर ये रिवाइज्ड एस्टिमेट्स होते हैं, ये भी आगे ऐसे वर्क करते हैं। तो ये क्या हुआ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब हम पढ़ते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्चा हुआ है बट वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। देयर आर एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट विच रिजल्ट्स इन क्रिएशन ऑफ फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट्स और रिडक्शन इन फाइनेंशियल लायबिलिटी। कैपिटल जहां भी होता है ना वहां कुछ एसेट्स बन रहे हैं, क्रिएशन ऑफ फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट्स। अब जो सैलरी दे रहे थे, रेवेन्यू, हम इन सब में एसेट नहीं था, ये रेवेन्यू था। ये जो था ये कैपिटल नहीं था, यहाँ पे एसेट्स नहीं बन रहे थे, तो ये रेवेन्यू टाइप ऑफ हेड में था। बट कैपिटल खर्चे वो होंगे जिससे कुछ एक कॉन्क्रीट चीज बन रही है। फाइनेंशियल एसेट्स रिडक्शन इन फाइनेंशियल लायबिलिटी, फाइनेंशियल लायबिलिटी उससे आपकी कम होगी, या फिर आप कोई एक फाइनेंशियल एसेट बना रहे हो, मतलब कुछ सॉलिड चीज कर रहे हो। दिस इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑन द एक्विजिशन ऑफ लैंड, जमीन खरीदी, बिल्डिंग बनाया, मशीनरी खरीदी, इससे क्या होगा आगे और रेवेन्यू जनरेट होगा। इक्विपमेंट लिए, शेयर्स में पैसे लगाए, लोन्स लिया, लोन्स लेते हैं तो हम उसको फिर किसी अच्छी चीज़ के लिए यूटिलाइज करते हैं। लोन्स एंड एडवांस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट। लोन्स एंड एडवांसेस, और पहले क्या पढ़ा था, ग्रांट्स पढ़ा था, ग्रांट्स नहीं, लोन्स एंड एडवांसेस ही आएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर में। लोन्स एंड एडवांसेस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट एंड यूटी गवर्नमेंट में,
ये होगा कैपिटल में, पीएसयूज और दूसरी पार्टीज में भी। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो कैटेगराइज्ड एज प्लान एंड नॉन प्लान इन द बजट डॉक्यूमेंट। अब जैसे रेवेन्यू था प्लान नॉन प्लान, ये भी प्लान नॉन प्लान होगा। प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा जैसे रेवेन्यू काउंटर पार्ट में, रिलेट्स टू सेंट्रल प्लान एंड सेंट्रल असिस्टेंस फॉर द स्टेट इन यूटी। प्लान्ड वे में जैसे फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशंस देती है, प्लान्ड वे में आपने बताया इतना पैसा यहाँ लगाना है, इधर इतना, इधर इतना। नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर कवर करता है वेरियस जनरल सोशल इकोनॉमिक सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। प्लान और नॉन प्लान, यहाँ भी ऐसे दो फर्दर हेड्स हो जाएंगे। The budget is not merely a statement of receipt and expenditure. See, budget is not merely a statement of receipt and expenditure. Since independence, with the launching of 5-year plan, it has also been a significant national policy. Budget क्या होता है? पूरा साल भर का sentiment decide करता है, national policy decide करता है। The budget, it has been argued, reflect करता है, shape करता है and in turn shaped by the country's economic life. जैसा सरकार का कंट्री का इकोनॉमिक सिचुएशन है वो दिखती है उसके बजट में। Along with the budget, 3 policy statements are mandated by FRBMA। ये आगे पढ़ते हैं, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट है, मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट है। ये 3 ईयर के रोलिंग टारगेट बताएगा, स्पेसिफिक फिजिकल कंसिडरेशन इंडिकेटर्स लेगा, एग्जामिन करेगा whether revenue expenditure can be financed through revenue receipt on a sustainable basis, how productively capital receipts include market borrowing are being utilized। तो ये जैसे FRBM है, सरकार क्या करती है, यूजुअली डेफिसिट फाइनेंस, डेफिसिट बजट आता है, हम खर्चे ज़्यादा करते हैं और आमदनी कम होती है, बिकॉज ग्रोथ इज अवर क्राइटेरिया। बट इसका भी एक थ्रेशोल्ड होना चाहिए, ये नहीं कि हम उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस करें, इसके लिए फिर FRBM आएगा। So the fiscal policy strategy statement sets priority of the government in the fiscal area, because ऐसा नहीं है कि सरकार को complete फ्री रन मिला हुआ है। Fiscal prudence एक टर्म होता है, fiscal prudence is necessary, examining current policy, justifying any deviation in important fiscal measures। अगर जैसे कोविड-19 है तो सरकार इस बार क्या कर रही है, हमने 120% शूट कर दिया है इस टारगेट को अभी आज की डेट में, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज में हम चेंजेस कर भी सकते हैं, बट उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा, डेविएशन क्यों हुआ इंपॉर्टेंट फिजिकल मेजर्स से। मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट असेस करता है प्रोस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमी विद रिस्पेक्ट टू जीडीपी ग्रोथ रेट, फिजिकल बैलेंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एक्सटर्नल बैलेंस। तो फिजिकल प्रूडेंस इज नेसेसरी, खर्चा कितना है, आमदनी कितनी है, अलग अलग हेड्स में उसका कैसे डिवीजन हो रहा है, ये सब जरूरी होती है बजट में। बजट का मतलब ये नहीं होता है कि केवल आमदनी और खर्चे का लेखा जोखा है, ये बहुत सारे सेंटिमेंट्स, नेचर, स्कोप, स्टेट ऑफ इकोनॉमी, वेरियस चीज़ों को ये रिफ्लेक्ट करता है। तो अब हम देखते हैं ये 3 टाइप के बजट्स, बैलेंस, सरप्लस और डेफिसिट। ओके, गवर्नमेंट में स्पेंड एन अमाउंट इक्वल टू द रेवेन्यू इट कलेक्ट्स। सी, जितना रेवेन्यू कलेक्ट हुआ उतना ही आपने खर्चा कर दिया, 100 रुपये आमदनी इज इक्वल टू 100 रुपये खर्चा, तो ये बैलेंस हो गया। If it needs to incur higher expenditure, it will have to raise the amount through taxes in order to keep the budget balanced। अगर ज़्यादा खर्चा हो रहा है तो आमदनी भी बढ़ानी पड़ेगी, आमदनी बढ़ाने के लिए टैक्सेशन बढ़ा देते हैं। When tax collection exceeds the required expenditure, the budget is said to be in surplus। टैक्स कलेक्शन ज़्यादा हुआ, जितना खर्चा करना था, तो ये सरप्लस हुआ। However, the most common feature in the situation when expenditure exceeds revenue, this is when the government runs a budget deficit। Most commonly deficit budget आता है, तो revenue is equal to expenditure मतलब balanced, revenue जब है वो ज़्यादा आया expenditure से मतलब surplus, revenue जब कम हो गया expenditure से तो वो deficit, ज़्यादातर deficit budget आता है। अब मेजरमेंट करते हैं, इसको नापेंगे कैसे, मेजरमेंट ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट। डेफिसिट है दैट इज ओके, बट ये मेजर कैसे करेंगे। व्हेन अ गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर देन इट कलेक्ट्स बाय वे ऑफ रेवेन्यू, इट इनकर्स अ बजट डेफिसिट। खर्चे ज़्यादा हो गए, आमदनी हुई नहीं। देयर आर वेरियस मेजर्स दैट कैप्चर गवर्नमेंट डेफिसिट एंड दे हैव देयर ओन इम्प्लीकेशंस फॉर द इकोनॉमी। तो एक हेड है रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट रिफर करता है एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू डेफिसिट मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हेड था जो रेवेन्यू हेड के अंदर आया है वो, और रिसीट का भी एक हेड था जो रेवेन्यू के अंदर आया है रिसीट। इन दोनों का डिफरेंस रेवेन्यू डेफिसिट है। यूजुअली रेवेन्यू डेफिसिट अच्छी बात नहीं है, कैपिटल डेफिसिट है तो ओके,
रेवेन्यू डेफिसिट यूजुअली नॉट अप्रिशिएटेड। रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे 18-19 का दिस ईयर का है। तो देखिए एक ये रिसीट्स हुआ मतलब इनकम, ये खर्चे हुए, ये रेवेन्यू का रिसीट है। टैक्स रेवेन्यू से कितना आया, नॉन टैक्स से कितना आया। खर्चे की बात है, खर्चा हमने इंटरेस्ट पेमेंट में कितना दिया, किधर आएगा, ये रेवेन्यू में आएगा। सब्सिडी दिया, कहाँ आएगा, रेवेन्यू में आएगा। डिफेंस आया, कहाँ आया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आया। ये आपका एक्सपेंडिचर हुआ और ये आपका रेवेन्यू रिसीट हुआ। रेवेन्यू रिसीट हमने दोनों का सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमें डिफरेंस पता लग जाएगा। सिमिलरली ये कैपिटल है, कैपिटल में भी रिसीट क्या हुआ, लोन्स कैपिटल में आते हैं। पीएसयू का डिसइन्वेस्टमेंट कैपिटल में आएगा। बोरोविंग जो हुई है, जहां लाइबिलिटी आ रही है, वो कैपिटल में आएगा। तो ये रिसीट है प्लस, और ये खर्चे हो जाएंगे। इन दोनों का भी टोटल कर लेते हैं। फिर टोटल एक्सपेंडिचर निकालेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, रेवेन्यू एंड कैपिटल को। प्लान्ड हो सकता था, नॉन प्लान्ड हो सकता था, और दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो होगा फिस्कल डेफिसिट। फिर ये प्राइमरी डेफिसिट एक आता है टर्म, इसको भी आगे देखते हैं अपन। अब यहाँ पर शो दैट रेवेन्यू डेफिसिट जो है 18-19 में वो था 2.3% ऑफ जीडीपी। इतना रेवेन्यू में हमने इतना शॉर्टफॉल हुआ। द रेवेन्यू डिसीट इंक्लूड ओनली दोज ट्रांजेक्शन दैट अफेक्ट द करंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। करंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ओके, कैपिटल नहीं है ये। व्हेन द गवर्नमेंट इनकर्स अ रेवेन्यू डेफिसिट, इसका मतलब है गवर्नमेंट डिससेव कर रही है एंड यूजिंग अप द सेविंग ऑफ अदर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी टू फाइनेंस अ पार्ट ऑफ इट्स कंजम्पशन। कहीं और का जो सेविंग था वो हम इधर लगा रहे हैं ताकि यहाँ पे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को फुलफिल कर पाए। डेफिसिट जो है नॉट गुड। दिस सिचुएशन मीन्स द गवर्नमेंट विल हैव टू बोरो नॉट ओनली टू फाइनेंस इट्स इन्वेस्टमेंट बट कंजम्पशन के लिए भी सरकार को पैसे मांगने पड़ रहे हैं, मतलब सैलरी देने के लिए एंड ऑल, कंजम्पशन के लिए भी पैसे लग रहे हैं। दिस विल लीड टू बिल्डअप ऑफ स्टॉक ऑफ डेट, और इससे क्या होगा, उधार बढ़ेगा, डेट बढ़ेगा, एंड इंटरेस्ट लाइबिलिटी आएगी। पैसे आप ले तो रहे हो बट उसको चुकाना भी पड़ेगा, इंटरेस्ट लाइबिलिटी, एंड फोर्स द गवर्नमेंट इवेंचुअली टू कट एक्सपेंडिचर। तो दैट इज वाई ये रेवेन्यू डेफिसिट का कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट नहीं होता है, अप्रिशिएट नहीं होता है, बिकॉज इन दी एंड इससे नुकसान ही होता है। सिंस अ मेजर पार्ट ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज कमिटेड एक्सपेंडिचर, ये रिड्यूस हो नहीं सकता, तो ऑफन द गवर्नमेंट रिड्यूसेस प्रोडक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब अगेन पैसे तो लाने, तो जो अच्छे काम करने के लिए कंसोलिडेशन के पैसे थे वहां कट करके हम इधर रेवेन्यू में लगाते हैं। कैपिटल और वेलफेयर का यहाँ कट होता है। दिस वुड मीन लोअर ग्रोथ एंड एडवर्स वेलफेयर इम्प्लीकेशन। तो इसीलिए रेवेन्यू डेफिसिट नॉट गुड। अब बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट का। फिस्कल डेफिसिट जो होता है वो होता है डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट का टोटल, यहाँ टोटल है, अब टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसीट के बीच में। टोटल कितना पैसा आया, टोटल कितना पैसा खर्च किया। तो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट क्या होगा, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस ये टोटल खर्चा है, माइनस रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू से इतनी आमदनी हुई, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट से इतनी आमदनी हुई। तो दिस खर्चा माइनस दिस आमदनी, दैट इज ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट। अब नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स हैं, ये वो रिसीट्स हैं विच आर नॉट बोरोविंग, देयरफॉर डू नॉट हैव टू गिव राइज टू डेट। तो ये जो बोरोविंग है, जैसे कई बार बाहर के कुछ लोगों ने हमें, बैंक्स ने हमें दिया, नॉन डेट क्रिएटिंग था, वो कैपिटल रिसीट था, तो इसमें मतलब फिर हमें लोन वापस पे नहीं करना है, तो इससे उधार नहीं बढ़ेगा। एग्जाम्पल्स आर रिकवरी ऑफ लोन्स एंड द प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल्स ऑफ पीएसयू में डिसइन्वेस्टमेंट किया, पैसे आए, अब इससे कुछ लाइबिलिटी नहीं आई, वो पैसे आ गए, अब इस पे कुछ अपन को वापस पैसे नहीं देने हैं। रिकवरी ऑफ लोन किया, इससे पैसे आए, अब इससे अगेन कुछ डेट क्रिएट नहीं हो रहा है, तो ये नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट हुई। वी कैन सी दैट नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट इक्वल टू इतना परसेंट था, ऑब्टेन बाय सब्सट्रैक्टिंग बोरोविंग अदर लाइबिलिटी टोटल रिसीट से। अब जो फिस्कल डेफिसिट है वो टर्न आउट हुआ 3.4% ऑफ जीडीपी एक्सेप्टेबल। अभी एफआरबीएम है ना, वो भी बोलता है इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। द फिस्कल डेफिसिट विल हैव टू बी फाइनेंस थ्रू बोरोविंग। अब खर्चे तो ज्यादा हुए, अब ये खर्चे की जो भरपाई करना है वो कहाँ से पैसा आएगा, उधार लेना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा। दस इट इंडिकेट्स द टोटल बोरोविंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल द सोर्सेज। फ्रॉम द फाइनेंसिंग साइड अगर देखें तो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट कितना हुआ, नेट बोरोविंग एट होम प्लस बोरोविंग फ्रॉम आरबीआई प्लस बोरोविंग फ्रॉम अब्रॉड, ये डेफिसिट है।
तो जितना भी डेफिसिट हुआ था ये हमने देखा था कि रिसीट के हिसाब से, खर्चे माइनस दिस आमदनी। बट जो भी आपका डेफिसिट आया, एक फिगर आया, ये फिगर आपने कहीं ना कहीं से तो बोरो किया ही होगा। तो हम सारी बोरोविंग को चेक कर लेते हैं तो हम इस फिगर पे आ जाएंगे। ओके, तो एक तरीका क्या था? एक तरीका था कि एक्सपेंडिचर माइनस दिस इनकम। दूसरा तरीका है कि सारे बोरोविंग को ऐड कर लो, बिकॉज जो डेफिसिट था वो इन दी एंड हमने बोरो ही किया है, बोरो वाली चीजें ही है, तो उसको ऐड कर लो। तो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट में बोरो घर पे कितना किया, बोरो आरबीआई से कितना किया, उधार अब्रॉड कितना लिया, ये टोटल उधार अगर अपन कैलकुलेट कर लेंगे तो वो टोटल उधार इन दी एंड फिस्कल डेफिसिट ही होगा, बिकॉज इस फिस्कल डेफिसिट को फिल करने के लिए हमने उधार लिया था और वो उधार इज इक्वल टू दिस टोटल उधार। सो नेट बोरोविंग एट होम इंक्लूड्स दैट डायरेक्टली बोरोड फ्रॉम द पब्लिक, पब्लिक से हम बोरो करते हैं, उनको डेट इंस्ट्रूमेंट्स देते हैं और पैसे ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेरियस स्मॉल सेविंग स्कीम्स में, या फिर कमर्शियल बैंक से हमने उन्हें लिया है थ्रू स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो के थ्रू, हमने मतलब सरकार ने पैसे ले लिए। Gross fiscal deficit is key variable in judging the financial health of the public sector and the stability of the economy। ये बताता है कि इकोनॉमी का हेल्थ कैसा है। बहुत ज़्यादा डेट हो रहा है मतलब इकोनॉमी का हेल्थ इज नॉट गुड। From the way gross fiscal deficit is measured as given above, it can be seen that revenue deficit is a part of fiscal deficit। अब fiscal deficit total हुआ था, तो fiscal deficit में revenue deficit भी आया, कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। फिस्कल डेफिसिट में ये रेवेन्यू वाला डेफिसिट है और ये जो है ये कैपिटल वाला डेफिसिट आ रहा है। सी, कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, तो ये इधर का पार्ट आ गया, टोटल आ रहा है फिस्कल डेफिसिट में। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू का पार्ट, रेवेन्यू डेफिसिट, डेफिसिट है मतलब ये एक्सपेंडिचर माइनस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। लार्ज शेयर ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट इन फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट करता है लार्ज पार्ट ऑफ बोरोविंग इज बीइंग यूज्ड टू मीट इट्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नीड्स रादर देन इन्वेस्टमेंट। सी, अगर शेयर ज़्यादा है रेवेन्यू का विच इज़ नॉट गुड फिस्कल डेफिसिट में, तो वो बताता है कि हमने जो इतना भी पैसा बोरो किया वो सारा का सारा हमने कंजम्पशन में खर्च किया है, कैपिटल में हमने खर्च नहीं किया है। तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज यूजुअली नॉट साउंड इकोनॉमिक्स। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? सी, वी मस्ट नोट दैट बोरोविंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूड इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन ऑन अक्यूमुलेटेड डेट। अब एक साथ स्टैंड अलोन साल तो है नहीं, ये जो साल है जैसे 18-19 का ये फिगर है, इसमें पुराने वाले जो होंगे उनका भी इंटरेस्ट होगा कुछ ना कुछ। तो वी मस्ट नोट दैट बोरोविंग जो किया है हमने, उस बोरोविंग का जो रिक्वायरमेंट आया उसमें हमारे इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन अक्यूमुलेटेड डेट का भी होगा, से 15-16 का, 14-13 का, 17-18 का, इधर का जो डेट है उसके पेमेंट के लिए भी हमने बोरो किया है। सो द गोल ऑफ मेजरिंग प्राइमरी डेफिसिट इज टू फोकस ऑन प्रेजेंट फिस्कल इम्बैलेंस। प्रेजेंट में क्या है, पुराना नहीं। तो पुराना पार्ट अगर अपन हटा देंगे, जो डेट एक्यूमुलेशन पुराना था उसको हटा देंगे, तो जो बचेगा वो होगा प्राइमरी डेफिसिट। To obtain an estimate of borrowing on account of current expenditure exceeding revenue, हम कैलकुलेट करेंगे what has been called the primary deficit। सिंपली फिस्कल डेफिसिट से जो इंटरेस्ट पेमेंट है, पुराने वाले जो भी हैं एक्यूमुलेटेड डेट के हैं, इंटरेस्ट पेमेंट है वो हटा दो तो बचता है प्राइमरी डेफिसिट। तो ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट क्या हुआ? ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट हमने कैलकुलेट किया ही है, इससे हम इंटरेस्ट लायबिलिटी हटा देते हैं। तो इंटरेस्ट लायबिलिटी अगर सब्सट्रैक्ट कर देंगे ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट से तो बचेगा प्राइमरी, मतलब अभी का हाल ही में कितना डेफिसिट हुआ, दैट इज प्राइमरी डेफिसिट। नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी कंसिस्ट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट माइनस इंटरेस्ट रिसीट, मतलब ये नेट है। इंटरेस्ट लायबिलिटीज में ऐसा भी हुआ होगा, कुछ रिसीट्स हुए होंगे, कुछ अपने आगे पे करने के लिए यूज किया होगा, इंटरेस्ट रिसीट होगा, पेमेंट्स होंगे, तो ये नेट है, मतलब सम टोटल कितना हो रहा है, तो वो होगा प्राइमरी डेफिसिट। ओके, नाउ अब आता है फिस्कल पॉलिसी। तो यहाँ हमने क्या पढ़ा, ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? प्राइमरी डेफिसिट ये ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट है। फिस्कल डेफिसिट मतलब टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल खर्चा। और उसके पहले हमने देखा मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, बैलेंस्ड, सरप्लस और डेफिसिट, ये बजट के टाइप थे। अब हम पढ़ते हैं फिस्कल पॉलिसी। वन ऑफ कीनीशियन मेन आइडिया इज द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। इसमें कीनीशियन ने बताया
कि गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी शुड बी यूज टू स्टेबलाइज द लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट जो होता है ना वो स्टेबलाइज करना चाहिए। जैसे 1919 वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसके बाद फिर ग्रेट डिप्रेशन आया। गवर्नमेंट का काम होता है कि वो आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को स्टेबलाइज रखे थ्रू चेंजेस इन द एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेस। खर्चा और टैक्सेशन कितना लग रहा है। गवर्नमेंट अटेम्प्ट टू इंक्रीज आउटपुट एंड इनकम, सीक टू स्टेबलाइज द अप एंड डाउन इन द इकोनॉमी। तो गवर्नमेंट ऐसा कोशिश करती है। इन द प्रोसेस फिजिकल पॉलिसी क्रिएट अ सरप्लस या फिर डेफिसिट बजट। यूजुअली डेफिसिट होता है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, आमदनी कम है, रादर देन अ बैलेंस्ड बजट जहाँ पे एक्सपेंडिचर इक्वल टू रिसीट था। So in what follows, we study the effect of introducing the government sector in our earlier analysis of the determination of income. See, गवर्नमेंट जो होती है वो डायरेक्टली अफेक्ट करती है लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम का इन टू स्पेसिफिक वेज। अब ये अलग अलग हेड्स में हम पढ़ेंगे इसके। जैसे गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, ये कैपिटल जो जी है इसका मतलब सरकार का खर्चा। गवर्नमेंट ने जो परचेज किए गुड्स और सर्विसेज, गवर्नमेंट ने खरीदे। Increased aggregate demand in taxes and transfer affects the relationship between income. Y जो होगा वो इनकम होगा, फिर एक होगा डिस्पोजेबल इनकम जिससे टैक्सेस और सब्सिडी हमने इंक्लूड कर लिया है, उनका इफेक्ट इंक्लूड कर लिया है, दैट इज डिस्पोजेबल इनकम। टैक्सेस क्या होता है, डिस्पोजेबल इनकम को कम करता है, तो ये Y हो गया। एंड डिस्पोजेबल इनकम YD हो गया, इनकम अवेलेबल फॉर कंजम्पशन एंड सेविंग विद द हाउस होल्ड। तो ये तीन कौन से आए, जी मतलब गवर्नमेंट ने जो परचेज किया गुड सर्विसेज, वाई मतलब इनकम और वाईडी मतलब डिस्पोजेबल इनकम। वी टेक फर्स्ट, पहले टैक्सेस देखते हैं। वी टेक टैक्सेस फर्स्ट। वी अज्यूम गवर्नमेंट ने इम्पोज किए टैक्सेस दैट डू नॉट डिपेंड ऑन इनकम, तो वो हो गए लमसम टैक्सेस। सभी पे एक सिंगल हैंडेड टैक्स लगा दो, इनकम पे डिपेंडेंट नहीं है, तो वो लमसम हो गया, इक्वल टू टी। We assume throughout the analysis the government makes a constant amount of transfer TR। गवर्नमेंट ने कुछ ट्रांसफर भी किए हैं, तो कुछ टैक्सेस से पैसे उठाए, ट्रांसफर से पैसे डिलीवर किए, तो एक लमसम टैक्स लगा है टी और एक कुछ ट्रांसफर किया TR बार। इनकम है Y, डिस्पोजेबल इनकम है YD और जी सरकार ने परचेज किया गुड्स एंड सर्विसेज। तो लास्ट क्लास में कंजम्पशन फंक्शन देखा था, तो कंजम्पशन फंक्शन में ये फिक्स्ड कॉस्ट था C बार और दिस CYD propensity of consumption, CYD marginal propensity of consumption, CYD Y is income। नाउ C बार हो जाएगा यहाँ पे। अब अपन इसको ये वाला जो YD है दिस इंक्लूड करते हैं यहाँ पे। तो जो डिस्पोजेबल इनकम है YD, जो डिस्पोजेबल इनकम थी, ये डिस्पोजेबल इनकम कितनी हुई, इनकम माइनस टैक्सेस प्लस ट्रांसफर। देखिए फिर से देखिए, ये C है, कंजम्पशन फंक्शन है, एक फिक्स्ड कॉस्ट होती थी C बार और दूसरा होता था कंपोजिशन, दिस कंजम्पशन मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन इनटू डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम है YD मतलब होता है इनकम माइनस टैक्स प्लस ट्रांसफर, Y माइनस T प्लस ट्रांसफर। तो ये एक फॉर्मूला आ गया, YD डिस्पोजेबल इनकम है। वी नोट दैट टैक्सेस लोअर डिस्पोजेबल इनकम एंड कंजप्शन। टैक्स ज़्यादा लगेगा, हाथ में पैसे कम आएंगे, डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी। फॉर इंस्टेंस अगर मुझे जैसे 1,00,000 रुपए मिलते हैं तो हैज़ टू पे ₹10,000 इन टैक्स। शी हैज़ द सेम डिस्पोजेबल इनकम एज समवन हु अर्न्स ₹90,000 बट पेज नो टैक्स। तो डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है जब टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है। द डेफिनेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड ऑगमेंटेड टू इंक्लूड द गवर्नमेंट विल बी दिस अगेन इसी इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो अब आएगा एग्रीगेट डिमांड, इसमें हमने दिस इन्वेस्टमेंट आई लास्ट क्लास में पढ़ा था, इसको भी इंक्लूड कर लिया। एंड दिस गवर्नमेंट ने जो यहाँ पे जी दिस परचेज किया है इसको भी इंक्लूड कर लिया। तो एग्रीगेट डिमांड में कितना आया, ये लोगों का आया, दिस कंजम्पशन पैटर्न कांस्टेंट है, ये C इंटू डिस्पोजेबल इनकम था, डिस्पोजेबल इनकम का ये पार्ट आ गया इन्वेस्टमेंट एंड दिस गवर्नमेंट परचेज एंड सेल। ग्राफिकली वी फाइंड दैट लमसम टैक्स जो है वो शिफ्ट करता है कंजम्पशन शेड्यूल टूवर्ड्स इन अ पैरेलल वे एंड हेंस जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो शिफ्ट होगा सिमिलर फैशन में। अब हम फिर से इन कर्व के डिफरेंट इन वैल्यूज को चेंज करेंगे और कर्व अलग अलग डायरेक्शन में मूव होगा। जो इनकम डिटर्मिनेशन कंडीशन है प्रोडक्ट मार्केट में वो होगी Y इज इक्वल टू AD विच कैन बी रिटन एज दिस। इनकम जो है वो एग्रीगेट डिमांड के इक्वल होगी। जब Y इज इक्वल टू AD है तो यहाँ AD की जगह Y लिख दो,
बिकॉज जो इनकम डिटर्मिनेशन कंडीशन में प्रोडक्ट मार्केट में दिस y इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू यहाँ पे हमने रखा, तो दिस इक्वेशन विल लुक लाइक दिस। इसको इधर उधर जंबल करते हैं, इक्विलिब्रियम लेवल आएगा, तो ये आ जाएगा इक्विलिब्रियम लेवल। ये इक्वेशन आ जाएगी लेफ्ट राइट माइनस प्लस डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में। तो ये इक्वेशन 5.4 आ गई। y इक्विलिब्रियम हो गया दिस 1 माइनस सी दिस। इसको नीचे भेजिए, इसको ऊपर भेजिए, ऐसे शिफ्ट करने से आ जाएगी ये सी वाई है ना, इसको अंदर सी वाई देन वाई को इधर, तो 1 माइनस सी और इसको डिनोमिनेटर दिस विल कम। ओके, सो ये चीज आ गई। अब ये इक्विलिब्रियम का इनकम आया, लेवल आया इक्विलिब्रियम में। तो ये जो चीज आया इसमें हम क्या देख रहे हैं, दिस फिस्कल पॉलिसी एंड दिस कि कैसे इक्विलिब्रियम में इतना इनकम आएगा। ओके, YD डिस्पोजेबल इनकम, दिस इन्वेस्टमेंट एंड दिस गवर्नमेंट परचेज एंड सेल जो लिया है, I प्लस G, और ये डिस्पोजेबल इनकम। T मतलब टैक्सेशन लमसम है और दिस इज ट्रांसफर, TR बार इज ट्रांसफर। चेंजेस इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, C we consider the effect of increasing government purchases G keeping taxes constant। गवर्नमेंट जो परचेज है G, टैक्स कांस्टेंट है। When G exceed T, G मतलब गवर्नमेंट परचेजेस एक्सीड हो रहा है टैक्सेस से, द गवर्नमेंट रन्स अ डेफिसिट, बिकॉज सरकार खर्चे ज्यादा कर रही है, टैक्स कम आ रहा है, तो डेफिसिट हो गया। बिकॉज G इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ एग्रीगेट स्पेंडिंग, प्लान्ड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज। अब बिकॉज G बढ़ेगा तो मतलब स्पेंडिंग बढ़ेगी, स्पेंडिंग बढ़ेगी मतलब एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल शिफ्ट्स अप टू AD बार, ये डिमांड भी बढ़ेगी। इनिशियल लेवल ऑफ आउटपुट में डिमांड एक्सीड करेगी सप्लाई को, तो फर्म को क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, तो नया इक्विलिब्रियम ई बार आ जाएगा। फिर जैसे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मल्टीप्लायर मैकेनिज्म होता है, एक्चुअली एक इवेंट से दूसरी इवेंट, तीसरी इवेंट, और ये मैग्नीफाई होती जाती है। तो ये अब ग्रोथ मैग्नीफाई हो रही है इस टाइप से। इन एन ऑपरेशन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर इज डिराइव्ड एज फॉलोज। सपोज जी गवर्नमेंट ने नया लेवल चेंज किया, पहले गवर्नमेंट खर्चा जी कर रही थी, उसमें डेल्टा जी दिस और परचेज कर लिया, तो अब जो वाई है इनकम है वो हो जाएगी इक्विलिब्रियम की भी डेल्टा वाई से अप हो जाएगी। अब नए लेवल जी एंड वाई आए, उसको फिर से इक्वेशन में रखें, किस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में नया जो जी का वैल्यू है और नया वाई का वैल्यू है, डेल्टा वाई एंड डेल्टा जी दोनों ऐड कर लिया, वाई डेल्टा वाई और यहाँ जी प्लस डेल्टा जी। इसको फिर से सब्सट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन को, तो अपना आ जाएगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1/1 माइनस सी इंटू डेल्टा जी। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा जी, इसको इधर लाते हैं 1/1 माइनस सी। अब जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हुए जी टू जी डैश, और उससे इनकम इक्विलिब्रियम हुआ वाई टू वाई डैश, डेल्टा वाई डेल्टा जी। तो ये अब हम आगे एक्चुअली प्लेटफॉर्म बना रहे हैं कि गवर्नमेंट क्यों डेफिसिट बजट लाती है, खर्चे ज़्यादा क्यों करती है, बिकॉज इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है और ओवरऑल इकोनॉमी को ये बेनिफिट करता है। अब दूसरा एक केस देखते हैं जिसमें हमने टैक्सेस पे चेंज किया। वी फाइंड दैट अ कट इन टैक्सेस इंक्रीज द डिस्पोजेबल इनकम y माइनस टी। जैसे सरकार ने इस बार क्या किया, दो टेबल्स लेके आ गई। अगर आप बेनिफिट्स ले रहे हो 80C एंड ऑल में तो अलग स्लैब लगेगा, नहीं ले रहे हो तो अलग होगा। द होल आइडिया इज सरकार क्या चाहती है, आपके हाथ में ज़्यादा पैसे आए, टैक्सेशन भी ताकि कम रहे। अब हाथ में ज़्यादा पैसे आएंगे तो खर्चे ज़्यादा करोगे आप, तो डिस्पोजेबल इनकम दिस y माइनस टी एट ईच लेवल ऑफ इनकम। जैसे कट हुआ टैक्सेस में तो जो डिस्पोजेबल इनकम है, टैक्स कम हुआ, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई। दिस शिफ्ट द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर शेड्यूल अपवर्ड बाय अ फंक्शन c ऑफ द डिक्रीज इन टैक्सेस। तो इससे क्या होगा, दिस एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है ऊपर हो गया। अब दिस इज शोन इन 5.2, 5.2 मतलब यहाँ पे सी पहले ये था, फिर ये ऊपर हो गया ये। ऑलराइट, नाउ 5.3 में वी कैन कैलकुलेट द टैक्स मल्टीप्लायर यूजिंग द सेम मेथड एज फॉर द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। फिर हम दो नई वैल्यू लेंगे, तो डेल्टा वाई इक्विलिब्रियम हो जाएगा 1/1 माइनस सी दिस माइनस सी डेल्टा टी। ये इक्वेशन अगेन ऐसे आ जाएगी यहाँ पे, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा माइनस सी 1 माइनस सी। नाउ बिकॉज अ टैक्स कट इंक्रीज हुआ will cause an increase reduction in the consumption and output। टैक्स कट इंक्रीज हुआ, टैक्स कट इंक्रीज will cause an increase या रिडक्शन in consumption and output। टैक्स मल्टीप्लायर इज अ नेगेटिव मल्टीप्लायर सी, बिकॉज अ टैक्स कट हुआ will cause an increase in consumption and output। तो जो टैक्स मल्टीप्लायर है वो क्या हुआ, नेगेटिव मल्टीप्लायर हुआ, कट करने से आउटपुट बढ़ रहा है।
कंपेयरिंग इक्वेशन 5.6 एंड 5.8 को कंपेयर करेंगे किन दोनों इक्वेशन को, 6 एंड 8. दिस इज 6, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन. नाउ यहां हम देखेंगे टैक्स मल्टीप्लायर स्मॉलर इन एब्सोल्यूट वैल्यू है कंपेयर टू द गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर. दिस इज बिकॉज जब इंक्रीज हुआ गवर्नमेंट स्पेंडिंग में, सरकार खर्चा ज्यादा कर रही है, डायरेक्टली अफेक्ट करेगा टोटल स्पेंडिंग को. Whereas taxes enter the multiplier process through their impact on disposable income, which influences household consumption. टैक्स अगर कट होता है तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है और उससे इन्फ्लुएंस होता है हाउसहोल्ड कंजम्पशन. गवर्नमेंट स्पेंडिंग होती है तो वो डायरेक्टली अफेक्ट करती है टोटल स्पेंडिंग को, और अगर टैक्स कट होता है तो उससे हाउसहोल्ड कंजम्पशन पे इम्पैक्ट आता है. Enter the multiplier process through their impact on disposable income, which influences household consumption, so which is a part of total spending. Thus, जब डेल्टा टी रिडक्शन हुआ टैक्स में, कंजम्पशन एंड हेंस टोटल स्पेंडिंग में इंक्रीज हुआ फर्स्ट इंस्टेंस में बाय सी डेल्टा टी. दिस इज सी स्मॉल दिस मार्जिनल कंजम्पशन. To understand how the two multiplier differ, we consider the following example. द होल आइडिया इन दिस इज कि हम देख रहे हैं कि टैक्स कट करने से क्या किस डायरेक्शन में आगे जाता है, या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाती है तो किस डायरेक्शन में इकोनॉमी जाती है. सिंप्लीफाई वे में हम इसको देखें तो हम केवल दो चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं. गवर्नमेंट ने खर्चे बढ़ाए तो इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जाएगी. खर्चे अगर गवर्नमेंट बढ़ाती है तो यूजुअली ये बूस्ट मिलता है, तभी इसको बोलते हैं बूस्ट मिला है इकोनॉमी को. कोविड-19 में हम इसी की बात कर रहे हैं. सेकेंड, अगर टैक्सेस कम हो रहा है मतलब डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी, आपको कम टैक्स देना पड़ेगा, आपके हाथ में ज़्यादा पैसा बचेगा, आप उस पैसे को खर्च करोगे, दैट अगेन इज गुड फॉर इकोनॉमी. अब ये एग्जाम्पल के लिए दिया है. अज्यूम मार्जिनल प्रोपेंसिटी, सी जो स्मॉल लेटर था ना वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम था, ये 0.8 है. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर देन कितना होगा, फॉर्मूले में डालते हैं इसके, 5 हो गया. इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग 100 है, इक्विलिब्रियम इनकम कितना हो जाएगा, दिस अगेन फॉर्मूले में डालेंगे, इतना हो जाएगा. टैक्स मल्टीप्लायर कितना था, -c/1 - c, तो वो हो जाएगा -4. टैक्स कट 100 का हुआ, डेल्टा टे -100 विल इंक्रीज इक्विलिब्रियम इनकम बाय 400. नाउ सी, इस बात की हम बात कर रहे थे. टैक्स कट हुआ 100 का बट उसका इम्पैक्ट आया 400 का, इंक्रीज हुआ इक्विलिब्रियम इनकम. Thus, the equilibrium income increases in the case by less than the amount of by which it increased under the G increases. Government इसमें जितना इंक्रीज हुआ था, तो हमने एक्चुअली दो तरीके से इनकम बढ़ाया. एक इनकम बढ़ाया गवर्नमेंट दिस एक्सपेंडिचर बढ़ा रहा है, और दूसरा टैक्स कट से. दिस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में इक्विलिब्रियम इनकम इंक्रीज हुआ टैक्स कट में भी, बट वो कम हुआ बाय अमाउंट बाय विच इट इंक्रीज अंडर द जी इंक्रीजेस. ओके, गवर्नमेंट परचेजेस एंड ऑल. So this is again one finding. Within the present framework, if we take different values of the marginal propensity to consume, अलग अलग C की वैल्यू देखते हैं, calculate the value of two multiplier. हम फाइंड करेंगे टैक्स मल्टीप्लायर इज ऑलवेज 1 लेस इन एब्सोल्यूट वैल्यू देन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर ज़्यादा है और टैक्स मल्टीप्लायर कम है. दिस इज एन इंटरेस्टिंग implication. If an increase in government spending is matched by an equal increase in taxes, so that the budget remains balanced, output will rise by the amount of the increase in government spending. Now ये बड़ा इंटरेस्टिंग अब कॉन्सेप्ट आया. हमने ये देखा सरकार ने खर्चे बढ़ाए तो बेटर हुआ, टैक्स कट हुआ तो बेटर हुआ, बट ये जो खर्चे सरकार के खर्चे बढ़ाने से जो बेटर हुआ वो ज़्यादा था, टैक्स कट से जो हुआ वो खर्चे होने से बेटर कम हुआ. तो क्यों ना हम एक ऐसा केस देखें जहाँ पे सरकार खर्चे बढ़ा रही है बट टैक्स को वो भी बढ़ा रही है, टैक्स कट नहीं कर रही, टैक्स बढ़ा रही है. तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है तो इससे एक +2 आया. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है तो +2 आया. गवर्नमेंट अगर टैक्स भी बढ़ा दे साइमल्टेनियसली तो से -1 हो गया, बिकॉज कट नहीं किया है, बढ़ाया है, बट ओवरऑल तो +1 का बेनिफिट हो गया हमें. एडिंग द टू पॉलिसीज दिस +1, बिकॉज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाने से ज़्यादा फायदा हो रहा था, टैक्स बढ़ाने से कम नुकसान हुआ, तो ओवरऑल ज़्यादा फायदा होगा. बैलेंस बजट मल्टीप्लायर बाय यूनिटी, मतलब 100 इंक्रीज हुआ जी में, फाइनेंस बाय 100 इंक्रीज टैक्सेस में, जस्ट 100. सो दिस कैन बी सीन, दिस से इस पूरे एग्जाम्पल से ये हमने देखा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दिस प्रेफरेबल होता है. अब एग्जाम्पल 1 में हमने इंक्रीज किया जी बाय 100, आउटपुट बढ़ा 500 से. टैक्स इंक्रीज किया, टैक्स जो हुआ रिड्यूस इनकम बाय 400.
नेट इंक्रीज ऑफ इनकम कितना हुआ 100, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ने 500 बढ़ाया, टैक्स इंक्रीज ने 400 कम किया, तो टोटल कितना बढ़ा 100 बढ़ा। इक्विलिब्रियम इनकम refers to the final income that one arrives at in a period sufficiently long for all rounds of the multiplier to work themselves out, where we find that output increased by exactly the amount of increased G, with no induced consumption spending due to increase in taxes. To see why the balanced budget multiplier is 1, again हम यहाँ पे this geometric progression लाते हैं. The increase in government spending by a certain amount raises income by that amount directly and then indirectly through this multiplier this. तो ये ऐसे GP आ जाता है. But the tax increase only enters the multiplier process when the cut in disposable income reduces consumption by C times. तो रिडक्शन में भी अगेन इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लायर आएगा माइनस डेल्टा टी दिस. इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो नेट इफेक्ट ऑन इनकम आएगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू से डेल्टा टी है, तो दिस वाई जो इनकम हुआ दैट इज दिस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. इनकम इंक्रीजेस बाय द अमाउंट विच गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीजेस एंड द बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर इज यूनिटी. दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग. जो इनकम है वो उतना ही बढ़ जाएगा जितना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है. मल्टीप्लायर कैन ऑल्सो बी डिराइव्ड फ्रॉम दिस. द होल पॉइंट इज सरकार खर्चा करती है, इट्स गुड थिंग. नाउ डेल्टा वाई कितना हुआ से इस इक्वेशन में फिर से रखेंगे. इन्वेस्टमेंट डज नॉट चेंज, डेल्टा जी डेल्टा टी है, तो ये आ गया दिस 1 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा जी इनकम एंड दिस गवर्नमेंट एक्सपेंसेस दैट इज 1. तो दैट इज वाई इनकम इज इक्वल टू डेल्टा जी. अब प्रोपोर्शनल टैक्स का एग्जाम्पल देखते हैं. प्रोपोर्शनल टैक्स मतलब जो जितना पैसे कमा रहा है उसके अकॉर्डिंग उतना उस पर टैक्स लगेगा. More realistic assumption would be that the government collects a constant fraction t of income in the form of taxes so that t is equal to ty है. कंजम्पशन फंक्शन विद प्रोपोर्शनल टैक्स में अब हमें एक नया इक्वेशन लाना पड़ेगा. तो कंजम्पशन फंक्शन में हमने सी बार फिर से सेम वैल्यूज डालते हैं, प्रोपेंसिटी y माइनस टी वाई प्लस दिस इज ट्रांसफर. ये टैक्स है, ये ट्रांसफर है, ये वाई डी था, वाई डी मतलब डिस्पोजेबल इनकम. सी बार प्लस सी हुआ 1 माइनस टी वाई सी टी आर. अब इसमें भी हम सेम चीज़ अलग वेरिएबल्स चेंज करके देखते हैं. वी नोट दैट प्रोपोर्शनल टैक्स नॉट ओनली लोअर कंजम्पशन एट ईच लेवल ऑफ इनकम बट ऑल्सो लोअर द स्लोप ऑफ द कंजम्पशन फंक्शन. MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन आउट ऑफ इनकम फॉल टू C 1 माइनस टी इतना कम हो जाएगा C. अब नया एग्रीगेट डिमांड से AD डैश आया है, दिस इज AD डैश. लार्जर इंटरसेप्ट होगा बट फ्लैटर होगा, दिस इज AD डैश. ये AD डैश है, इंटरसेप्ट इसका लार्जर है बट फ्लैटर है. अब हमने AD जो था उसमें भी अगेन सेम वैल्यूज रखते हैं. A बार C 1 माइनस टी वाई हो गया. डू नॉट वरी अबाउट दीज इक्वेशंस. इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट्स दिस किस डायरेक्शन में जा रहा है दैट इज इंपॉर्टेंट. ओके फॉर नाउ ये अब हम क्या कर रहे हैं, प्रोपोर्शनल टैक्सेस लगा रहे हैं यहाँ पे. A बार जो हुआ ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर था, ये C बार सी टी आर आई प्लस जी हो जाएगा. आई इन्वेस्टमेंट, जी गवर्नमेंट के खर्चे. इनकम डिटर्मिनेशन कंडीशन प्रोडक्ट मार्केट में y इज इक्वल टू AD है बिकॉज इनकम इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, इक्विलिब्रियम है. रिप्लेस करते हैं इन्हें, y कितना हो जाएगा A बार C 1 माइनस टी वाई. इक्विलिब्रियम सॉल्व करेंगे तो y इक्विलिब्रियम, y मतलब इनकम, दिस इनकम डेल्टा y अपॉन डेल्टा A दैट इज चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन एक्सपेंडिचर. दिस इक्वेशन फिर से आ गई 5.17 एंड 1.8. कंपेयर करें विद द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर लमसम टैक्सेस में जो हमने किया, तो हमने क्या देखा, वैल्यू हैज बिकम स्मॉलर व्हेन इनकम रोज एज अ रिजल्ट ऑफ एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग इन द केस ऑफ लमसम टैक्सेस. कंजम्पशन इंक्रीज बाय C टाइम्स द इंक्रीज इन इनकम. प्रोपोर्शनल टैक्सेस में कंजम्पशन राइज हुआ से इतना टाइम्स द इंक्रीज इन इनकम. फॉर चेंज इन G द मल्टीप्लायर विल नाउ बी दिस. डेल्टा y को डेल्टा G एंड वैल्यूज यहाँ पे रखा, डेल्टा y इज दिस. The income increases from this to this. The increase in taxes work in effect like an increase in propensity to consume as shown in figure 5.5. AD curve shift हुआ AD dash में at the initial level of income. Aggregate demand for goods exceed हुआ output में because the tax reduction causes increased consumption. New higher level of income हो जाएगी this Y dash. ये नया income आ गया. यहाँ क्या changes हुआ है देखिए, पहले हमने एक लमसम टैक्स लगाया था, अभी हमने प्रोपोर्शनल टैक्स लगाया है. समझना क्या है, पहले लमसम टैक्स था मतलब सभी पे एक फिक्स टैक्स लगा दिया, बाद में हमने प्रोपोर्शनल प्रोग्रेसिव टैक्स लगाया कि अलग अलग इनकम लेवल पे क्या टैक्स लगेगा, और उसके हिसाब से फिर हमने ये प्रोपोर्शनल टैक्स का दिस कैलकुलेट किया.
अब जैसे यहाँ पे टैक्स रेट 0.25 है, कंजम्पशन राइज हुआ 0.6, फॉर्मूले में रखा एवरी यूनिट इंक्रीज इन इनकम इंस्टेड ऑफ अर्लियर 0.8, तो कंजम्पशन विल इंक्रीज बाय लेस देन बिफोर। जब आप प्रोग्रेसिव टैक्स वाला केस देख रहे हो तो कंजम्पशन विल इंक्रीज बाय लेस देन बिफोर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई भी इतना होगा विच इज स्मॉलर देन व्हाट हैपेंड विद लमसम टैक्सेस। सो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अब की बार राइज केवल 100 हुआ, आउटपुट राइज जो मल्टीप्लायर टाइम्स का राइज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से 250 हुआ। दिस इज स्मॉलर देन इंक्रीज इन आउटपुट विद लमसम टैक्सेस। द होल आइडिया इज कि जब लमसम टैक्स होता है और लमसम टैक्सेशन आप ले रहे हो, लमसम टैक्सेशन में अगर आपने सरकार खर्चे बढ़ा रही है, टैक्स कम कर रही है तो ज़्यादा फायदा दिखता है। अगर प्रोपोर्शनल टैक्सेस है, इसमें सरकार खर्चे बढ़ा रही है और टैक्स कम कर रही है तो कम फायदा दिखता है। प्रॉफिट इधर भी हो रहा है, राइज हो रहा है बट कम हो रहा है। प्रोपोर्शनल इनकम टैक्स दस इज एक्ट एज ऑटोमेटिक स्टेबिलाईजर। प्रोपोर्शनल इनकम टैक्स में स्टेबिलाईजेशन आया, शॉक एब्जॉर्बर आया, बिकॉज इट मेक्स डिस्पोजेबल इनकम एंड दिस कंज्यूमर स्पेंडिंग लेस सेंसिटिव टू फ्लक्चुएशन इन जीडीपी। सी इन दी एंड हमें क्या चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। ये नहीं कि सरकार के खर्चे बढ़ाए तो अचानक इनकम भी बहुत तेजी से बढ़ गया, जीडीपी हुआ तो इनकम पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। नो, वी वांट अ सर्टेन टाइप ऑफ स्टेबिलाईजर। तो वो तब आता है जब प्रोपोर्शनल टैक्सेशन होता है, ऑटोमेटिक स्टेबिलाईजर। तो जो डिस्पोजेबल इनकम है, कंज्यूमर स्पेंडिंग है, वो लेस सेंसिटिव हुआ फ्लक्चुएशन इन जीडीपी का। जीडीपी राइज हुआ, डिस्पोजेबल इनकम भी राइज हुआ, but less than the rise in GDP because a part of it is siphoned off as taxes. So this helps the limit the upward fluctuation in the consumption spending. तो हमको स्टेबिलिटी मिलती है। ये नहीं कि जीडीपी ऊपर नीचे हो रहा है तो कंजम्पशन पैटर्न भी ऊपर नीचे हो रहा है, बहुत क्विकली नहीं होना चाहिए, स्टेबिलिटी आना चाहिए। तो दैट इज वाई ये स्टेबिलाईजर है। रेसेशन में जीडीपी फॉल हुआ, डिस्पोजेबल इनकम ऐसा नहीं कि वो भी बहुत कम फॉल हो जाए, वी डू नॉट लाइक दैट, falls less sharply. Consumption does not drop as much as it otherwise would have fallen had the tax liability been fixed. So that is why progressive tax better होता है. This reduce the fall in aggregate demand and stabilize the economy. Now we note that the fiscal policy instruments can be varied to offset the effect of undesirable shift in investment demand. फिस्कल जो ऑफसेट कर सकते हैं, फिस्कल पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी वेरिड टू ऑफसेट इफेक्ट ऑफ अनडिजायरेबल इफेक्ट्स इन इन्वेस्टमेंट डिमांड। दैट इज इफ इन्वेस्टमेंट फॉल हुआ I0 टू I1, गवर्नमेंट स्पेंडिंग रेज हुई G0 टू G1, सो दैट ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर इक्विलिब्रियम में रहेगा, इतना हो जाएगा, दोनों इक्वल। पहले I0 से I1, G0 से G1 है, नया वैल्यू देख रहे हैं, इक्विलिब्रियम इनकम सेम है। This deliberate action to stabilize the economy is often referred to as discretionary fiscal policy to distinguish it from inherent automatic stabilizing properties of the fiscal system. Read it again. See, हमने देखा fiscal policy instrument vary हो सकता है to offset the effect of undesirable shift in investment demand. सरकार का एक काम ये भी था कि वो एक स्टेबिलिटी लाए, ऑफसेट करेगी, अगर कोई अनडिजायरेबल डेवलपमेंट हो रहा है तो उसको कंपनसेट करेगी। इफ इन्वेस्टमेंट फॉल हो गया I0 टू I1, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ा देते हैं G0 टू G1, सो दैट ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर, सी इन्वेस्टमेंट फॉल हुआ, इसको बढ़ा दिया हमने, I0 टू I1 फॉल हुआ, G0 टू G1 बढ़ा दिया हमने, तो ऑफसेट हो गया, इक्विलिब्रियम इनकम सेम रहेगी। दिस डेलिब्रेट एक्शन जो किया हमने स्टेबलाइज इकोनॉमी का, तो वो हुआ डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी। Distinguish it from inherent automatic stabilizing properties of the fiscal system. Now, as discussed earlier, proportional taxes help to stabilize the economy against upward and downward movement. ऐसा नहीं हो कि बहुत sensitive हो गया, तुरंत up, तुरंत down. No. Welfare transfer also help to stabilize economy. During boom year, जब boom है, growth ऊपर हो रही है, employment high है, tax received collected to finance जैसे expenditure, increasing exerting a stabilizing pressure on high consumption spending. कन्वर्सली जब स्लम्प है, फॉल हो रहा है, तो वेलफेयर पेमेंट हेल्प सस्टेन कंजम्पशन। तो मतलब जब ऊपर जा रहा है तो हमने टैक्सेशन लगाया, एक बफर बना लिया, जब नीचे जा रहा है तो वेलफेयर के मेजर किए ताकि जो कंजम्पशन लेवल है वो बना रहे। इवन द प्राइवेट सेक्टर हैज बिल्ट इन स्टेबिलाईजर। कॉर्पोरेट मेंटेन करते हैं देयर डिविडेंड इन द फेस ऑफ चेंज इन इनकम इन द शॉर्ट रन। हाउस होल्ड भी एक सेविंग रखना चाहते हैं, ट्राई टू मेंटेन देयर प्रीवियस लिविंग स्टैंडर्ड्स ताकि बना रहे। ऑल दिस वर्क एज शॉक एब्जॉर्बर। ये नहीं कि तुरंत हम बहुत ज़्यादा उस पर डिपेंड हो गए फ्लक्चुएशन पे, विदाउट द नीड ऑफ एनी डिसीजन मार्कर टू टेक एक्शन।
That is, they work automatically. The built-in stabilizer, however, reduce only part of the fluctuation in the economy. The rest must be taken care of by deliberate policy initiative. तो शॉक एब्जॉर्बर का भी एक लिमिट होता है, उसके बाद सरकार को स्टेप इन करना पड़ता है. अब जैसे ये ट्रांसफर्स हैं, तो एक तो हमने टैक्स देखे थे, ये टीआर था, वेलफेयर. गवर्नमेंट क्या करती है, इंस्टेड ऑफ रेजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, सरकार को खर्चे बढ़वाने हैं तो सरकार कुछ पैसे ट्रांसफर करेगी. गवर्नमेंट इंक्रीज कर देती है ट्रांसफर पेमेंट. ऑटोनोमस स्पेंडिंग इंक्रीज हो जाती है बाय दिस सी इंटू डेल्टा टी आर. सी कंपनसेशन, दिस मार्जिन प्रोपेंसिटी. So output will rise by less than the amount by which it increases when government expenditure increases because a part of any increase in transfer payment is saved. अब सरकार ने 100 रुपये सबके खातों में डाला. सरकार बोलेगी आप ये 100 रुपये खर्च करो, बट हम ऐसा करेंगे नहीं. हम 50 रुपये सेविंग्स में रखेंगे और 50 रुपये खर्च करेंगे. तो दैट इज़ वाई इफेक्ट इतना दिखता नहीं है. Using the method used earlier for deriving the government expenditure multiplier, taxation multiplier, the change in equilibrium income for a change in transfer, again ये फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा वाई सी वन माइनस सी डेल्टा टी आर. डेल्टा टी को इधर लाओ तो सी वन माइनस दिस सी. ये आ गया जब अपना ट्रांसफर कर रहे हैं. अब फिर से एक एग्जांपल है, सपोज मार्जिनल प्रोपेंसिटी इतना है, लमसम टैक्स है, तो इक्विलिब्रियम इनकम सरकार का परचेज बाय 20 इतना हो गया. फॉर्मूले में डालेंगे डेल्टा वाई, ये आ जाएगा 60. We find that income increased by less than it increased with the rise in government purchase. जब गवर्नमेंट परचेज हो रही है ना, तो 100 रुपये पूरा पूरा पैसा इकोनॉमी में जा रहा है. जब सरकार पैसा ट्रांसफर कर रही है तो 100 में से 50 सेविंग होगा और 50 इकोनॉमी में आएगा. तो दैट इज वाई वो इफेक्ट कम दिखता है. तो ये पूरा जो अपना कॉन्सेप्ट था यहाँ पे, इफ डू नॉट गो थ्रू दिस मैथमेटिक्स एंड दिस ग्राफ, हमें जनरली क्या समझना है कि टैक्सेशन कैसे लग रहा है, ट्रांसफर कैसे लग रहा है, और उससे जो डिस्पोजेबल इनकम है उस पर क्या फर्क पड़ रहा है. इक्विलिब्रियम है तो जितना पैसा आया डिस्पोजेबल दिस खर्चा दोनों बराबर हो जाते हैं. ओके, तो दिस इज द होल थिंग. और इसमें भी लमसम टैक्सेशन और प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का क्या फर्क होता है. इकोनॉमिक्स में ना, अनटिल एंड अनलेस आप स्पेशलाइजेशन कर रहे हो, what you need to understand is you need to understand the trend. बाकी कैलकुलेशन एंड फॉर्मूले ऑल यू विल बी अवेलेबल, बट किस डायरेक्शन में जा रहा है ये समझना जरूरी होता है. अब हम बात करते हैं डेट का. डेट का मतलब बी साइलेंट है, डेट मतलब उधार. बजटरी डेफिसिट मस्ट बी फाइनेंस्ड. इसको फाइनेंस करना पड़ता है बाय इधर टैक्सेशन, या तो टैक्स लगाइए या बोरो करिए या फिर प्रिंट करिए मनी. प्रिंटिंग मनी इज नॉट गुड. Government have mostly relied on borrowing, give rise to what is called government debt. तो इससे सरकार का उधार हो जाता है. The concept of deficits and debts are closely related. Deficit और debt ये दोनों closely related हैं. Deficit can be thought of as a flow which adds to the stock of debt. जैसे एक बार उधार हुआ 100 रुपए का, अगले साल फिर आपका डेफिसिट और हो गया, तो वो फ्लो फिर इसमें ऐड होता जाएगा स्टॉक में, से 110, 120, 130 बढ़ सकता है. तो जो डेफिसिट है, एक साल का डेफिसिट, 2 साल का, तभी हमने प्राइमरी डेफिसिट का कॉन्सेप्ट भी देखा था. सो डेफिसिट कैन बी थॉट ऑफ एज अ फ्लो विच एड टू द स्टॉक ऑफ डेट. इफ द गवर्नमेंट कंटिन्यूज टू बोरो ईयर आफ्टर ईयर, सी हर साल, मतलब एक बार हुआ तो ठीक है, हर साल वो ऐसा डेट लेती ही जा रही है, तो इससे अक्यूमुलेशन होगा डेट का, और गवर्नमेंट हैज टू पे मोर एंड मोर बाय वे ऑफ इंटरेस्ट. अब पुराना जितना बैकलॉग बढ़ रहा है उसका इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा. दीज इंटरेस्ट पेमेंट देमसेल्व्स कंट्रीब्यूट टू द डेट, और फिर एक डेट का ट्रैप चालू हो जाता है. पर्सपेक्टिव ऑन द एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट डेट अगर अपन देखें, पर्सपेक्टिव देखें, तो ये दो इंटरलिंक्ड एस्पेक्ट्स हैं. One is whether government debt is a burden, और two, the issue of financing the debt. तो पहला तो ये है कि क्या गवर्नमेंट डेट जो लिया है, उधार लिया है, वो बर्डन भी है ऑफ कोर्स, और फिर उसको फाइनेंस भी करना पड़ रहा है. द बर्डन ऑफ डेट मस्ट बी डिस्कस्ड कीपिंग इन माइंड दैट व्हाट इज ट्रू ऑफ वन स्मॉल ट्रेडर्स डेट मे नॉट बी ट्रू ऑफ गवर्नमेंट्स डेट, एंड वन मस्ट डील विद द होल डिफरेंटली फ्रॉम द पार्ट. सी स्मॉल यूनिट बन के ऑल दो होल होता है, पर गवर्नमेंट का डेट और इंडिविजुअल के डेट में फर्क होता है. जैसे आज की सरकार ने डेट एक्यूमुलेट कर लिया 100 रुपए का, कल सरकार बदल गई, नेक्स्ट जनरेशन आ गई, तो अगर इंडिविजुअल डेट है तो वो उसके साथ रहेगा कंटिन्यू, बट ये जो गवर्नमेंट डेट है ना, ये पास ऑन होते जाता है. अनलाइक एनी वन ट्रेडर, द गवर्नमेंट कैन रेज रिसोर्सेज थ्रू टैक्सेशन एंड प्रिंटिंग मनी. अब
एक फ़र्क तो ये है। दूसरा फ़र्क ये है कि इंडिविजुअल को अगर उधार हुआ तो वो उसको फाइनेंस नहीं कर सकता। सरकार को उधार हुआ तो सरकार क्या कर सकती है? टैक्सेशन बढ़ा देगी, ज़्यादा पैसे लेने लग जाएगी सबसे, या फिर प्रिंट करेगी नया मनी। By borrowing, the government transfer the burden of reduced consumption on future generation. Now this is the thing. इस जनरेशन का अगले जनरेशन में आपने ट्रांसफर कर दिया डेट, उधार। दिस इज बिकॉज ये बोरो कर रहा है बाय इशूइंग बॉन्ड्स टू द पीपल लिविंग एट प्रेजेंट, बट पे कब करेंगे? फ्यूचर में। डिसाइड टू पे ऑफ द बॉन्ड सम 20 years लेटर बाय रेजिंग टैक्सेस। अब ये किसको देना पड़ेगा? जो बाद वाला लोग आएंगे, बाद वाली जनरेशन आएगी। सो दीज में बी लेविड ऑन द यंग पॉपुलेशन दैट हैव जस्ट एंटर्ड द वर्क फोर्स। उनको ये टैक्स का बर्डन आ जाएगा। whose disposable income will go down because टैक्स ज़्यादा लग रहे हैं, तो वाईडी जो अभी पड़ा वो कम हो जाएगा। Thus national saving it was argued would fall because इनकम, डिस्पोजेबल इनकम फॉल होगा तो कंजम्पशन भी फॉल होगा और नेशनल सेविंग्स भी फॉल होगा। ऑल्सो गवर्नमेंट बोरोविंग फ्रॉम द पीपल रिड्यूस द सेविंग्स अवेलेबल टू द प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट बोरोविंग जो है, पीपल से जो बोरो किया वो रिड्यूस करता है सेविंग्स जो अवेलेबल है प्राइवेट सेक्टर को, to the extent that this reduces capital formation and growth and that acts as a burden of future generation. So that is why हमेशा ये बोला जाता है जितनी आमदनी हो उतना ही चादर पैर पसारिए, जितना आपका दिस चादर की लेंथ हो। डेट नहीं लेना चाहिए। Traditionally, it has been argued that when a government cuts taxes and runs a budget deficit, consumer respond करता है to their after tax income by spending more. Traditionally क्या होता है? ये आर्ग्यू किया जाता है गवर्नमेंट अगर कट कर रही है टैक्सेस और बजट डेफिसिट का रन कर रही है तो कंज्यूमर क्या करेगा? आफ्टर टैक्स इनकम ज़्यादा बचेगी और उसको खर्चा करेगा, स्पेंडिंग ज़्यादा होगा। इट इज़ पॉसिबल दैट दीज पीपल आर शॉर्ट साइटेड एंड डू नॉट अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशन ऑफ बजट डेफिसिट। They may not realize that at some point in the future, the government will have to raise taxes to pay off the debt and accumulated interest. अभी आप उधार पे चल रहे हो, उधार पे चल रहे हो, इट्स गुड, बट एक दिन इस उधार को पैसे आपको देने पड़ेंगे। Even if they comprehend this, they may expect the future taxes to fall not on them but on future generation. अब ये थोड़ा कई बार सेल्फिश मोटिव भी हो जाता है कि हमारे टाइम पे तो हम पूरा कर लेते हैं, अब नेक्स्ट जो आएगा वो जाने। A counter argument is that consumers are forward looking and will base their spending not only on their current income but also on their expected future income. अब इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट भी ये है कि हम खर्चे ज़्यादा इसलिए कर रहे हैं बिकॉज खर्चे करने से नए रिसोर्सेज आएंगे और फ्यूचर में इनकम बढ़ेगी और हमें फायदा होगा। दे विल अंडरस्टैंड दैट बोरोविंग टुडे मीन्स हायर टैक्सेस इन द फ्यूचर। आज बोरो कर रहे हैं तो कल ज़्यादा टैक्सेस मिलेंगे। Further, consumer will be concerned about future generation because they are children and grandchildren of the present है, generation है, family है। relevant decisions लेंगे वो ताकि continuity बनी रहे। They would increase savings, अब उसके लिए वो savings बढ़ाएंगे which will fully offset the increased government dis saving so that national saving do not change। अब सरकार सेव कम कर रही है, खर्चे ज़्यादा बढ़ा रही है, बट जो इंडिविजुअल लोग हैं वो सेविंग्स बढ़ा दिया है तो ओवरऑल कंपनसेट हो गया। ये जो व्यू है इसको बोलते हैं रिकार्डियन इक्विवेलेंस। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट 19th सेंचुरी के इकोनॉमिस्ट थे डेविड रिकार्डो। इन्होंने आर्ग्यू किया था दैट इन द फेस ऑफ हाई डेफिसिट पीपल सेव मोर। जब सरकार ज़्यादा डेफिसिट कर रही है ना तो लोग ज़्यादा सेव करने लग जाते हैं। इट इज़ इक्विवेलेंस बिकॉज इट आर्ग्यूज टैक्सेशन एंड बोरोविंग आर इक्विवेलेंट मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग एक्सपेंडिचर। टैक्सेशन, बोरोविंग इक्विवेलेंट मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग एक्सपेंडिचर। तो सरकार जब डेफिसिट बजट ला रही है, ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा कर रही है, लोग क्या सेविंग ज़्यादा करने लग जाते हैं। When the government increases spending by borrowing today, which will be repaid by taxes in the future, आज जो खर्चा किया है उधार लेके, उधार बाद में अपन को पे करना पड़ेगा, taxes in the future, it will have the same impact on the economy as an increase in government expenditure that is financed by a tax increase today. Understand this thing. अगर गवर्नमेंट इंक्रीज कर रही है स्पेंडिंग, आज गवर्नमेंट खर्चा बढ़ा रही है बाय बोरोविंग, बोरो करके, और इस खर्चे का जो बोरो हुआ है वो बाद में रीपे करना पड़ेगा टैक्सेस से फ्यूचर में, तो उसका सेम इम्पैक्ट होगा इकोनॉमी में एज एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दैट इज फाइनेंस्ड बाय अ टैक्स इंक्रीज टुडे। टैक्स इंक्रीज टुडे। It has often been argued that debt does not matter because we owe it to ourselves. अब एक काउंटर लॉजिक ये भी है, debt does not matter because we owe it to ourselves.
दिस इज बिकॉज ऑल्दो देर इज अ ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन जनरेशन, परचेजिंग पावर रिमेन्स विद इन द नेशन, मतलब ये कंट्री के अंदर ही है, डेट खुद ही है, तो एक ये लॉजिक भी हो सकता है. हाउएवर एनी डेट दैट इज ओड टू फॉरेनर्स जो होता है उससे बर्डन आएगा, सिंस वी हैव टू सेंड गुड्स अब्रॉड करस्पॉन्डिंग टू द इंटरेस्ट पेमेंट. तो ये लॉजिक ये बता रहा है इंटरनल डेट इज गुड, डेट डज नॉट मैटर बिकॉज वी ओ इट टू अवर सेल्फ. फ्यूचर जनरेशन है, उनका इनकम भी बढ़ सकता है, तो वो कंपनसेट हो जाएगा. डेविड रिकार्डो प्रिंसिपल. Increase savings now which will fully offset the increased government dis saving. National saving change नहीं होगी, ज़्यादा impact नहीं आएगा. This is Ricardian equivalence. रिकार्डो ने कहा था कि फेस ऑफ हाई डेफिसिट में पीपल ज़्यादा सेव करेंगे, ये इक्विवेलेंस होगा बिकॉज taxation and borrowing are equivalent means of financing expenditure. So this is Ricardian equivalence. It has often been argued that debt does not matter because we owe it to ourselves. So ऐसी चीज़ यहाँ पे इन्होंने बताया. अब दूसरे पर्सपेक्टिव्स भी हो सकते हैं डेफिसिट एंड डेट के. वन ऑफ द मेन क्रिटिसिज्म है डेफिसिट का, वो ये होता है कि वो इन्फ्लेशनरी होता है. आरबीआई बार बार थम क्यों जाता है ज़्यादा रेट कट करने से? बिकॉज इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, 4 ± 2 का अपर थ्रेशोल्ड आ गया. दिस इज बिकॉज व्हेन गवर्नमेंट इंक्रीजेज स्पेंडिंग और कट्स टैक्सेस, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेज. गवर्नमेंट अगर स्पेंडिंग बढ़ा रही है, टैक्सेस कम कर रही है, तो एग्रीगेट जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है. Firms may not be able to produce higher quantity because demand ज़्यादा आ रही है at the outgoing prices. तो इससे क्या होगा, फर्म उसको सप्लाई कर नहीं पा रहे हैं, डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है, तो इन्फ्लेशन हो जाएगा. Prices will therefore have to rise. However, if there are unutilized resources है, output is held back by lack of demand. Unutilized resources अगर हैं, रिसोर्स प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं है, तो आउटपुट इज हेल्ड बैक बाय लैक ऑफ डिमांड. डिमांड नहीं है तो आउटपुट नहीं हो रहा है. रिसोर्सेज हैं बट हम आउटपुट नहीं कर रहे बिकॉज डिमांड नहीं है. अ हाई फिस्कल डेफिसिट इज अकम्पेन्ड बाय हायर डिमांड. फिस्कल डेफिसिट अगर ज़्यादा है तो मतलब ज़्यादा डिमांड है, ग्रेटर आउटपुट है, एंड देयरफॉर नीड नॉट बी इन्फ्लेशनरी. तो दैट इज़ वाई इसमें भी काउंटर आर्ग्यूमेंट्स ये आते हैं कि फिस्कल डेफिसिट में आप फिस्कल बजट ला रहे हो मतलब डिमांड ज़्यादा ला रहे हो, डिमांड ज़्यादा ला रहे हो मतलब आउटपुट ज़्यादा होगा, तो मतलब ओवरऑल ये इन्फ्लेशनरी नहीं होगा. तो सभी कुछ इकोनॉमिस्ट ये भी आर्ग्यू कर रहे थे कि अगर अपन बजट को प्रिंट मनी भी कर दें, जो डेफिसिट हो रहा है हमारा, तब भी इतना ज़्यादा इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी नहीं आएगी. तो यूजुअली ऑल्दो इसमें दोनों काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, बट जो जनरल कंसेंसस है, ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं डेफिसिट दिस बजट इज़ गुड. It has been argued that there is a decrease in investment due to reduction in the amount of saving available to the private sector. सेविंग्स कम हुआ, अमाउंट ऑफ सेविंग्स अवेलेबल टू द प्राइवेट सेक्टर अगर रिडक्शन हुआ, सेविंग्स नहीं हुआ, तो इन्वेस्टमेंट भी कम करेंगे. दिस इज बिकॉज इफ द गवर्नमेंट डिसाइड्स टू बोरो फ्रॉम प्राइवेट सिटीजन बाय इशूइंग बॉन्ड टू फाइनेंस इट्स डेफिसिट, ये जो बॉन्ड होगा वो compete करेगा कॉरपोरेट बॉन्ड से एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फॉर द अवेलेबल सप्लाई ऑफ फंड्स. मतलब कॉरपोरेट के पास पैसे कम हो जाएंगे बिकॉज सरकार इनसे कॉम्पीट करने लग जाएगी. दिस बिकॉज बजट वो फाइनेंस कर रही है, बोरो कर रही है लोगों से. If some private savers decide to buy bonds, the fund remaining to be invested, जो प्राइवेट हैंड्स में पैसे जाने थे वो चले गए सरकार के पास में, तो प्राइवेट सेक्टर कॉरपोरेट्स के पास पैसे कम हो जाएंगे. सम प्राइवेट बोरोवर विल गेट क्राउडेड आउट. ये कॉन्सेप्ट अभी बहुत पढ़ा है हमने कोविड-19 डिस्कशन न्यूज़पेपर में. क्राउडेड आउट ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट. गवर्नमेंट क्लेम्स एन इंक्रीजिंग शेयर ऑफ द इकोनॉमीज टोटल सेविंग. सम प्राइवेट बोरोवर्स क्या होंगे, क्राउडेड आउट हो जाएंगे बिकॉज सरकार खुद आके उनसे कॉम्पीट करने लग गई है और लोग सरकार को प्रेफर करेंगे, इनको क्राउडेड आउट हो जाएगा फाइनेंशियल मार्केट एज द गवर्नमेंट क्लेम्स एन इंक्रीजिंग शेयर ऑफ इकोनॉमीज टोटल सेविंग. सरकार ने जगह पूरा ले लिया और ये क्राउडेड आउट हो गए. वन मस्ट नोट दैट इकोनॉमीज फ्लो ऑफ सेविंग इज नॉट रियली फिक्स्ड अनलेस वी अज्यूम दैट इनकम कैन नॉट बी ऑगमेंटेड. इफ गवर्नमेंट डेफिसिट सक्सीड होता है in their goal of raising production, there will be more income and there will be more saving. In this case, both government and industry can borrow more. Crowd in. गवर्नमेंट डेफिसिट सक्सीड होता है अगर प्रोडक्शन बढ़ाने में, तो कॉरपोरेट को भी फायदा होगा. ऑल्सो इफ द गवर्नमेंट इन्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में करती है, फ्यूचर जनरेशन में करती है, वो उसको बेटर ऑफ होगा बिकॉज रिटर्न्स आएंगे सच इन्वेस्टमेंट में, वो ग्रेटर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा. एक्चुअल डेट जो होगा कुड बी पेड ऑफ बाय द ग्रोथ इन आउटपुट. तो दैट इज वाई ये रिस्क ली जाती है.
द डेट शुड नॉट देन बी कंसिडर्ड एज अ बर्डरसम नहीं होगा, बिकॉज ऑल्दो उनका फ्यूचर जनरेशन पे डेट भी आएगा बट उनकी इनकम भी मल्टीफोल्ड बढ़ जाएगी, तो वो इसको इजीली टेकल कर लेंगे. द ग्रोथ इन डेट विल हैव टू बी जज्ड बाय द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल. तो दैट इज वाई आप डेफिसिट ले रहे हो, बट किस पर्पज के लिए ले रहे हो? अगर रेवेन्यू के लिए ले रहे हो तो नॉट गुड. ग्रोथ इन डेट विल हैव टू बी जज्ड बाय द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल. अब बात करते हैं डेफिसिट रिडक्शन का. डेफिसिट रिडक्शन, गवर्नमेंट डेफिसिट कैन बी रिड्यूस्ड बाय एन इंक्रीज इन टैक्सेस. डेफिसिट कम करना है मतलब इनकम बढ़ाना है, इनकम बढ़ाना है मतलब टैक्सेस बढ़ा दो. इनकम जो टैक्सेस नहीं बढ़ रहे हैं, डेफिसिट कम करना है तो खर्चे कम कर दो. या तो आमदनी बढ़ाओ या फिर खर्चे कम करो ताकि डेफिसिट कंपनसेट हो. In India, the government has been trying to increase tax revenue with greater resilience on direct taxes. Indirect taxes because regressive in nature है. They impact all income groups equally. शुरू में भी हमने देखा है this जो taxes का हमने देखा था lump sum taxes और एक देखे थे progressive taxes. There has also been an attempt to raise receipt through the sale of shares in PSU. सरकार तो disinvestment काफी ड्राइव पे है. However, the major thrust has been towards reduction in government expenditure. Unnecessary जो खर्चे होते हैं उसको कम करो. जैसे डिफेंस दिस पॉलिसी में DPP 2020 में हमने एक नया लाया है लीज का, ताकि कम खर्चे में हमारा दिस काम चल जाए. बाय मेक है बट एक लीज भी हो सकता है डिफेंस प्रोक्योरमेंट में. तो द पॉइंट इज कॉस्ट कटिंग करते हैं, बेटर प्लानिंग करते हैं, अननेसेसरी जो रिपीटेटिव वर्क है उसको कट करते हैं, गवर्नमेंट एक्टिविटी को एफिशिएंट बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, ज़्यादा अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन लाते हैं. रिसेंट स्टडी में प्लानिंग कमीशन ने एस्टिमेट किया है ट्रांसफर ऑफ ₹1 टू द पुअर. गवर्नमेंट 3.65 रुपी इन द फॉर्म ऑफ फूड सब्सिडी देती है, ऊपर से 3.65 चला तब जाके ₹1 पहुंच रहा है, शोइंग दैट कैश ट्रांसफर्स वुड लीड टू इंक्रीज इन द वेलफेयर. ₹1 टू द पुअर, प्लानिंग कमीशन ने बताया गवर्नमेंट स्पेंड्स दिस मच फूड सब्सिडी में, इसीलिए कैश ट्रांसफर वुड लीड टू इंक्रीज इन वेलफेयर. The other way is to change the scope of the government by withdrawing some of the areas where it operated before. तो सरकार पुल बैक भी कर रही है, जैसे रेलवे से हट रही है, मोबाइल टेलीफोन से, इवन ISRO एंड प्राइवेट स्पेस कॉर्पोरेशन का भी अभी ISRO एंड दिस कॉर्पोरेशन हो रहा है स्पेस में. मतलब सरकार मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की तरफ बढ़ रही है. कटिंग बैक गवर्नमेंट प्रोग्राम्स इन वाइटल एरिया, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, पॉवर्टी एलिवेशन, इससे एडवर्सली अफेक्ट हो सकती है इकोनॉमी. तो एसेंशियल जगह रहेंगे बट जो अननेसेसरी जगह है वहां से पुल आउट करो. गवर्नमेंट इन मैनी कंट्रीज रन ह्यूज डेफिसिट, फोर्सिंग देम टू इवेंचुअली पुट इन प्लेस सेल्फ इम्पोज्ड कंस्ट्रेंट्स ऑफ नॉट इंक्रीजिंग एक्सपेंडिचर ऑफ अ प्री डिटरमाइंड लेवल. तो हम एक फिक्स कर लेते हैं, हम इसी के अंदर ही प्ले करेंगे. ये होता है FRBA में. आगे पढ़ते हैं. These will have to be examined keeping in view the above factor. We must note that larger deficit do not always signify a more expansionary fiscal policy. ऐसा भी नहीं है कि डेफिसिट ज़्यादा है मतलब एक्सपेंशनरी हो रही है, मतलब एक्सपेंशन हो रहा है, श्रिंक नहीं हो रहा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा. The same fiscal measures can give rise to a large or small deficit depending on the state of the economy. For example देखते हैं. अगर इकोनॉमी एक्सपीरियंस कर रही है रेसेशन, GDP फॉल हो रहा है, जैसे इंडिया अभी टेक्निकल रेसेशन में आ गया है, GDP भी नंबर कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, टैक्स रेवेन्यू फॉल हुआ है, firms households pay lower taxes when they earn less. This means deficit increase in a recession and falls in a boom, even with no change in the fiscal policy. इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ कि रेसेशन जैसी चीजें आई, GDP फॉल हुआ, टैक्स रेवेन्यू फॉल हुआ. क्यों हुआ? क्योंकि फर्म्स और हाउसहोल्ड्स ने लोअर टैक्स दिए थे. When they earn less, पैसे कम मिले तो वो टैक्सेस भी कम देंगे. इसका मतलब है द डेफिसिट जो आया इंक्रीजेज इन अ रेसेशन. रेसेशन जब भी आता है तो डेफिसिट बढ़ जाता है. एंड फॉल्स इन अ बूम, जब इकोनॉमी बूम फेज पे है तो डेफिसिट कम होगा. जब रेसेशन आ रहा है, जैसे अभी आप देखो इंडिया टेक्निकल रेसेशन में है और साथ ही साथ हमारा डेफिसिट भी 120%, नॉट गुड. तो इस तरीके से डेफिसिट में भी इंपैक्ट आता है, इवन विद देन नो चेंज इन फिस्कल पॉलिसी. डेफिसिट रिडक्शन. अब हम देखें तो इस तरीके से यहाँ पे डेफिसिट रिडक्शन हुआ. तो दिस कंप्लीट्स द चैप्टर. पब्लिक गुड्स है. पब्लिक गुड्स क्या होता है? डिस्टिंक्ट है प्राइवेट गुड्स से, कलेक्टिवली कंज्यूम्ड है. पब्लिक गुड्स है, पब्लिक की प्रॉपर्टी है. 2 इंपॉर्टेंट फीचर पब्लिक गुड के होते हैं. ये नॉन राइवलरी नहीं होती यहाँ पे, बिकॉज सभी का है वो. वन पर्सन कैन इंक्रीज अर सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द गुड विदाउट रिड्यूसिंग द ऑब्टेन्ड बाय अदर्स, जैसे कि रोड्स. ये नॉन एक्सक्लूडेबल होता है, एक्सक्लूजन नहीं है.
एंड देयर इज नो feasible वे ऑफ एक्सक्लूडिंग एनीवन फ्रॉम एंजॉइंग द बेनिफिट्स ऑफ द गुड. रोड है, सबके लिए है. These make it difficult to collect fee for their use, and private enterprise will in general not provide these goods because private enterprise को वहाँ पे फायदा नजर नहीं आएगा. Hence they must be provided by the government. तो गवर्नमेंट इसको अपने हाथ में लेती है. तीन फंक्शंस हैं: अलोकेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टेबलाइजेशन. ऑपरेट थ्रू द एक्सपेंडिचर एंड रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट का जो बजट होता है वो उससे पैसे अलोकेट होते हैं, पैसे रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं इधर से इधर, और स्टेबलाइज होती है इकोनॉमी. बजट विच गिव्स अ स्टेटमेंट ऑफ द रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, डिवाइडेड है रेवेन्यू में, कैपिटल बजट में, और ये डिस्टिंग्विश करता है बिटवीन करंट फाइनेंशियल नीड्स एंड इन्वेस्टमेंट इन द कंट्रीज कैपिटल स्टॉक. बजट बजट ये रिसीट एक्सपेंडिचर का पूरा एक कंसोलिडेटेड डॉक्यूमेंट होता है जो पूरी एक चीज़ें की इंसाइट देता है. ग्रोथ ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट जो है, परसेंटेज ऑफ फिस्कल डेफिसिट पॉइंट टू अ डिटीरियोरेशन. सी, रेवेन्यू डेफिसिट नॉट गुड, मतलब डिटीरियोरेशन हो रहा है क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, लोअर कैपिटल फॉर्मेशन. प्रोपोर्शनल टैक्स होता है, बेटर होता है, इससे ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर रिड्यूस होता है. टैक्सेस रिड्यूस द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आउट ऑफ इकोनॉमी, फ्लक्चुएशन नहीं आते. पब्लिक डेट बर्डन होता है इफ इट रिड्यूसेस फ्यूचर ग्रोथ इन आउटपुट. तो दिस इज द समरी. पब्लिक गुड्स, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर, डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी एंड रिकार्डियन इक्विवेलेंस. नाउ ये FRBM है, 2003 का आया था. ऑल्दो इसमें अमेंडमेंट्स भी होंगे और सरकार अभी कुछ टाइम के लिए FRBM की जो चीज़ें हैं उसको कम्प्लीटली इग्नोर कर रही है. एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सर्कमस्टेंसेज है, कोविड-19. मल्टी पार्टी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसको हम क्विकली जस्ट गो थ्रू करते हैं. मल्टी पार्टी पार्लियामेंट्री सिस्टम में इलेक्टोरल कंसर्न्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग एक्सपेंडिचर पॉलिसीज. क्या होता है कि बजट भी कई बार चुनावी मुद्दे ज़्यादा उसमें हावी होते हैं, तो सरकार कई बार डेफिसिट बहुत ज़्यादा कर देती है और डोल आउट्स बहुत देती है, बट वो इकोनॉमी के लिए करेक्ट नहीं है. लेजिस्लेटिव प्रोविजन आर्ग्यू किया गया सारी गवर्नमेंट पे अप्लीकेबल हो प्रेजेंट एंड फ्यूचर में, ताकि सरकार पे एक चेक लगे. ऐसा नहीं कि वो उधार ही उधार वाला बजट दे रही है और उसका भी कोई लिमिट नहीं है. प्रेजेंट एंड फ्यूचर, बिकॉज उधार इन दी फ्यूचर हमको किसी ना किसी को तो पे करना पड़ेगा, इज लाइकली टू बी इफेक्टिव इन डेफिसिट अंडर कंट्रोल. तो इसके लिए आता है FRBM में 2003 में. टर्निंग पॉइंट था फिस्कल रिफॉर्म का. इसने बाइंडिंग किया गवर्नमेंट को एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क लाके प्रूडेंट फिस्कल पॉलिसी, मित व्ययता से काम करना है. सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर इंटरजेनरेशनल इक्विटी, लॉन्ग टर्म मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, सफिशिएंट रेवेन्यू सरप्लस होना चाहिए, फिस्कल ऑब्स्टेकल्स हटाओ मॉनेटरी पॉलिसी के, इफेक्टिव डेट मैनेजमेंट करो, लिमिटिंग डेफिसिट एंड बोरोविंग. तो इस तरीके से, इस पर्पज से आया FRBM में, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट. सरकार का दिस जो खर्चे होते हैं इस पर एक चेक लगाने के लिए. मेन फीचर्स क्या हैं? एक्ट मैंडेट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक अप्रोप्रिएट मेजर्स टू रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट. 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बट हम इसको फॉर टाइम बिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मेजर्स कोविड-19 इग्नोर कर रहे हैं. रेवेन्यू डेफिसिट एलिमिनेट करो, 2009 तक नहीं हो पाया. देयर आफ्टर बिल्डअप एडिक्वेट रेवेन्यू सरप्लस, बिकॉज रेवेन्यू ना सरप्लस होना चाहिए, डेफिसिट नहीं होना चाहिए. इट रिक्वायर द रिडक्शन इन फिस्कल डेफिसिट 0.3% ऑफ GDP हर साल. रेवेन्यू डेफिसिट इतना ग्रेजुअली करो, एक साथ नहीं होगा. टैक्स रेवेन्यू नेसेसरी एडजस्टमेंट करो, रिडक्शन इन एक्सपेंडिचर में. एक्चुअल डेफिसिट में एक्सीड टारगेट स्पेसिफाइड ओनली ऑन ग्राउंड्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल कैलामिटी. सी, अभी कैलामिटी है तो उस टाइम पे आप डिफर कर सकते हैं. एक्चुअल डेफिसिट एक्सीड हो सकता है एक्सेप्शनल ग्राउंड में, और वो उसको स्पेसिफाई भी करिए. Central government shall not borrow from RBI except by ways of advance to meet temporary excess of cash disbursement over cash receipts. तो RBI में भी ऐसा प्रोविजन होता है, जो सरप्लस होता है RBI का, RBI एक्ट के थ्रू वो सरप्लस सरकार को ट्रांसफर करता है. दैट इज अनदर थिंग, बट ऐसे नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में बोरो नहीं करना है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मस्ट नॉट सब्सक्राइब टू द प्राइमरी इशूज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम 6-7. ऐसा नहीं कि आपने बॉन्ड्स RBI को दे दिए और वहां से पैसे ले लिए. मेजर्स कैन बी टेकन टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए फिस्कल ऑपरेशन में. देन सेंट्रल गवर्नमेंट ले करेगी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में 3 स्टेटमेंट: मीडियम टर्म पॉलिसी, स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क. एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ जो बजट है, इसके साथ साथ आपको ये डॉक्यूमेंट्स भी देने पड़ेंगे कि हेल्थ क्या है इकोनॉमी की. क्वार्टरली रिव्यू करेंगे ट्रेंड्स, रिसीट एंड एक्सपेंडिचर का, किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, और वो भी पार्लियामेंट को देना पड़ेगा. तो ये सब क्या है? ये चेक्स लगा रखे हैं कि सरकार बहुत ज़्यादा ऐसे फालतू खर्चे नहीं करे.
The act applies to central government. 26 states have already enacted this responsibility legislation. States ने भी इसको follow किया. Fiscal reforms आए. गवर्नमेंट ने एम्फेसाइज किया एफआरबीए में इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, फिजिकल प्रूडेंस का, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का. फियर्स हैं वेलफेयर एक्सपेंडिचर में गेट रिड्यूस टू मीट द टारगेट्स मैंडेटेड बाय द एक्ट. बट अगर खर्चे बहुत ज़्यादा कम हो गए तो हम वेलफेयर नहीं कर पाएंगे. तो एक बैलेंस बनाना ज़रूरी होता है. लास्ट 13 ईयर्स में एफआरबीएम इनेक्ट हुआ, इंडियन इकोनॉमी ग्रेजुएट हुआ मिडिल इनकम कंट्री में. टाइम ऑफ इनेक्टमेंट में जनरल थिंकिंग था कि फिजिकल रूल्स वर बेटर देन डिस्क्रिशन. हाउएवर डिस्क्रिशन मतलब समय के हिसाब से जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना. हाउएवर सिंस देन द एडवांस्ड इकोनॉमीज हैव मूव्ड अवे फ्रॉम दिस, बट इंडिया में गवर्नमेंट हैज अफर्म्ड कि अभी भी हम इसको फॉलो करेंगे एफआरबीएम. देयरफॉर देयर इज सपोर्ट फॉर रिटेनिंग द बेसिक ऑपरेशनल फ्रेमवर्क. ऑल्दो कोविड-19 में हम इसमें डिस्क्रिशन पे एक्ट कर रहे हैं, बट रिवैम्प इट टू इनकॉर्पोरेट द चेंजिंग सिनेरियो इन इंडिया, आई टू द फ्यूचर ग्रोथ टास्क दैट हैज बीन हैंडल्ड टू द एफआरबीएम रिव्यू कमिटी. द आइडिया था कि आप बहुत खर्चे मत करो, अननेसेसरी मत करो, बट समय के साथ डिस्क्रिशनरी मेजर्स भी होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज में, तो देयर हैज टू बी सर्टेन बैलेंस. द आइडिया इज बहुत ज़्यादा डेफिसिट भी नहीं होना चाहिए वरना वो अक्यूमुलेट होता है. अब ये जीएसटी है. जीएसटी में ऑल्दो हम इसका लेटेस्ट हमें डेटा देखना चाहिए, स्लैब्स में काफ़ी ज़्यादा अमेंडमेंट्स भी हुए हैं. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव है. अब सी जब भी जीएसटी आए ना ये कीवर्ड्स दिखने चाहिए. ये इनडायरेक्ट टैक्स है, 1 जुलाई 2017 से आया, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए. राइट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर सर्विस प्रोवाइडर टू द कंज्यूमर, मतलब जिसने वो बनाया सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग वहां से लेके जिसने उसको कंज्यूम किया सब जगह टैक्सेशन लगेगा. सप्लाई ऑफ गुड्स में ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, कंजम्पशन टैक्स है, बट इसमें टैक्स कैस्केडिंग को बचाना है. तो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो मिडिल में है वो सब क्लेम कर सकते हैं सप्लाई चेन में. एप्लीकेबल थ्रू आउट द कंट्री है. वन रेट वन टाइप, दिस इज गुड. पूरे कंट्री में एक यूनिफॉर्मिटी आ गई. अमालगमेट किया लार्ज नंबर ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट टैक्सेस को और सेसेस को, मतलब बहुत सारे अलग अलग टैक्सेस होते थे, इन सबको इसने एक सिंगल फॉर्म में कर दिया. दैट इज वाई वन टैक्स वन कंट्री, वन रेट एंड वन कंट्री. रिप्लेस किया लार्ज नंबर ऑफ टैक्सेस गुड्स एंड सर्विसेज लेवीड ऑन प्रोडक्शन सेल ऑफ गुड्स प्रोविजन ऑफ सर्विसेज एक्साइज एंड ऑल, बहुत सारे टैक्सेस को इसने सब्ज्यूम कर लिया. देयर हैव बीन अ नंबर ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज थे जो मैन्युफैक्चर प्रोवाइडेड होते थे इकोनॉमी में. प्री जीएसटी टैक्स रिजीम में इम्पोज होते थे टैक्सेस नॉट ऑन द वैल्यू एडेड टू ईच स्टेज बट टोटल वैल्यू में. इससे क्या होता था, कैस्केडिंग होती थी टैक्सेस की. मिनिमल फैसिलिटी होती थी यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट. तो वो सिस्टम ठीक नहीं था पहले वाला. द टोटल वैल्यू इंक्लूडेड टैक्सेस पेड ऑन इंटरमीडिएट गुड्स सर्विसेज, तो इससे कैस्केडिंग होती थी पहले. जीएसटी में टैक्स इज डिस्चार्ज एट एवरी स्टेज, मतलब आपने जैसे लिया है उस टैक्स को आप इनपुट क्लेम कर सकते हो. तो बीच वाले जो टैक्स फ्री हो जाते हैं वो मतलब जो एक्स्ट्रा लगा है वो नहीं लगेगा. टैक्स डिस्चार्ज है एट एवरी स्टेज ऑफ सप्लाई में. क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड एट द प्रीवियस स्टेज इज अवेलेबल टू सेट ऑफ एट द नेक्स्ट स्टेज सप्लाई एंड गुड्स में. तो इससे क्या हुआ, इंटरमीडिएट कैस्केडिंग नहीं हुआ टैक्स का. इट इज दस effectively a tax on a value addition में at each stage of supply. In view of our large and fast growing economy, ये एड्रेस करता है एस्टैब्लिश पैरिटी, लाता है टैक्सेशन अक्रॉस द कंट्री. और जो वैल्यू ऐड हुआ है ना उसी पे टैक्स लगाना है, पुराना बैकलॉग नहीं, पुराना स्टेप वाला वैल्यू एडिशन नहीं. तो दिस इज गुड. रिप्लेस किया बहुत सारे टैक्सेस सेसेस को जो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ने लगाए थे. सम ऑफ द मेजर टैक्सेस जो थे जैसे कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सेस, केकेसी, एसबीसी, वैट, सेल्स एंट्री, लग्जरी, ऑक्ट्रॉय, एंटरटेनमेंट, एडवर्टाइजमेंट, लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, गुड्स, ये सारे टैक्सेस सब्ज्यूम हो गए. पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को बाहर रखा था जीएसटी से, पैसेज ऑफ टाइम बाद में इंक्लूड करने की बात है. स्टेट गवर्नमेंट भी दिस वैट लगा सकती है अल्कोहल एंड लिकर इन कंजम्पशन में. टोबैको प्रोडक्ट को भी बाद में रखेंगे, फिलहाल के लिए नहीं है. विल है यहाँ पे, अभी तक नहीं हुआ है आज की डेट में. देन 0% 3.5 ये स्लैब्स चेंज हुई हैं. फिर देन कंट्री में 1 जुलाई 2017 को आया. कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा था, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. 8 सितंबर 2016 को इसमें प्रेसिडेंट ने साइन किया तो बिल बन गया एक्ट. नया आर्टिकल आया 246A, क्रॉस एम्पावरिंग पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेशन ऑफ स्टेट टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी. इसमें अब जीएसटी एक दिस मीटिंग भी होता है सेंटर एंड दिस फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स, यूनियन एंड स्टेट्स.
सेंट्रल जीएसटी है, यूनियन का था, स्टेट का था और एक इंटीग्रेटेड था, इनेक्ट हुआ, सिंप्लीफाई हुआ टैक्स बहुत ज़्यादा, बट जिस तरीके से ये इम्प्लीमेंट हुआ ना उसमें बहुत चैलेंजेस आएंगे। लॉज, प्रोसीजर, रेट्स जो हैं कंट्री में स्टैंडर्डाइज होगा, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होगा, गुड्स एंड सर्विसेज, कॉमन मार्केट बनेगा, बट इससे क्या होगा, जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है वो ऑब्जेक्शन लेंगे। फिर बाद में एक प्रॉब्लम आएगी टैक्स कंपनसेशन का। फोर्स मेजर, इट इज एम्ड एट रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, कैस्केडिंग कम करो, रिड्यूस करो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इंडियंस मतलब एक यूनिफॉर्मिटी हो जाए। विल बहुत अच्छा था, गुडविल था इसमें बहुत ज़्यादा टैक्सेशन में। रिजल्ट हायर इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, जीडीपी होगा, बट ऐसा इतना अच्छे रिजल्ट्स अभी तक आए नहीं है। कॉम्प्लायंस ईजी होगा, आप सब ऑनलाइन दिस फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होगी, ईजी होगा, रिकॉर्ड रखना ईजी होगा। टैक्स बेस एक्सपैंड होगा, बिकॉज इंडिया में एक और प्रॉब्लम है, टैक्स बेस काफ़ी कम है, लोग टैक्स नहीं देते। इंट्रोड्यूस्ड हायर ट्रांसपेरेंसी टैक्सेशन सिस्टम में होगा, ह्यूमन इंटरफेस अलग होगा, सब ऑटोमेटिक हो रहा है। इट वॉज ऑल गुड। प्रॉब्लम आया थोड़ा सा इसके इम्प्लीमेंटेशन में। सो दिस इज जीएसटी। इसके लेटेस्ट नए फिगर्स देखने हैं, स्लैब्स एंड ऑल के। ओके, सो जीएसटी, वन नेशन वन टैक्सेशन। Now these are certain questions. Try to answer these questions. These are very easy. Write it down. Expenditure, capital में क्या difference होता है? This is on you. Okay. This is the exercise. So this completes this chapter. आपके पास अपनी NCERT है. Read that NCERT along with this video and revise. This is going to stay. और इसका utility कब नजर आएगा? जब एग्जाम्स आएंगे, एक नजर डालेंगे सब याद आ जाएगा जो पढ़ाया हमें। ओके, अब फाइनल चैप्टर होगा ओपन इकोनॉमी, macroeconomics. So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.